सबसे पहले एक क्या मिनट, आज। आज क्या है? हाँ। आज का एजेंडा क्या है? आज का क्लाउड को एजेंडा क्या कवर। आज का एजेंडा क्या है, क्लाउड को जितना पॉसिबल हो उसको कवर करना। अब जितना पॉसिबल का होने का क्या मतलब है कोर्स कि आउटलाइन है ये? कोर्स कोर्स आउटलाइंस आउटलाइन होगा, सर हाँ किस में है हाँ। ना। हम्म, दे दी गुरु। क्लाउड के इसके पास कोर्स आउटलाइन भी पड़ी है। ओके, मैं मिड से पहले तो कुछ नहीं करवाऊँ ना। कुछ नहीं करवा रहा मिड से पहले बिकॉज आई ऑलरेडी डन इट। ठीक है, मैं यहाँ से करवाऊँगा कंटेनर ऑर्केस्ट्रा। 7 से। 7 से क्यों, वाई। अच्छा, ये तो हम कर चुके हैं, कंटेनर जैसा। Container orchestration, Kubernetes, microservices, Kubernetes architecture, Kubernetes storage, Kubernetes scalability. ओके, एक्चुअली Kubernetes storage और scalability, अच्छा scalability तो ठीक है। एक तो ये आर्किटेक्चर वाली डायग्राम देखनी है और ये स्टोरेज देखना है। बाकी Kubernetes deployment ये तो प्रैक्टिकली हम लोगों ने किया था YAML कोड के थ्रू, राइट। फिर CI/CD पाइपलाइंस है, और फिर क्लाउड सर्विसेज, AWS Amazon सर्विसेज, एक्सप्लोरेशन ऑफ EC2 deployments, RDS, cloud issues and threats and ये तो नहीं तो किया हम समझ लोगों ने। नहीं आया सर, एडी AWS में क्या पूछेंगे? मतलब इट वाज ऑल हम प्रैक्टिकल। बंस। यस। नहीं नहीं, नो हम लोग कमांड्स, मतलब मतलब यूजर या इंटरफेस के थ्रू कर रहा है तो पता नहीं, ये भी पूछना पड़ेगा। मंडे को ही पूछना पड़ेगा, मंडे की सुबह। खैर, तो आज का जो एजेंडा है वो इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन सर ने करवाया हुआ है कि परसिस्टेंट स्टोरेज नंबर 1। तो परसिस्ट क्यूबरनेटिस की स्टोरेज में ही नहीं आ जाता वो? नहीं, परसिस्टेंट स्टोरेज अलग कॉन्सेप्ट इट्स है। समवॉट, मतलब हमने क्यूबरनेटिस में इन्वॉल्व तो किया था ना। हाँ किया था, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकता है ना। यस। ओके, तो क्यूब परसिस्टेंट स्टोरेज है। देन तुम्हारे पास दो आर्किटेक्चर्स हैं, मोनोलिथिक एंड माइक्रो सर्विसेज। ये दो आर्किटेक्चर्स हैं, उनके डिफरेंसेस, उनके एडवांटेजेस और उनके डिसएडवांटेजेस। उसके बाद तुम्हारे पास माइक्रो सर्विसेज में भी दो और अप्रोचेस हैं। एक तुम्हारे पास क्या है, एक सिंगल कंटेनर फॉर ईच सर्विस और मल्टीपल कंटेनर्स फॉर ईच सर्विस, जिस पे हम लोग आएंगे। तो ये टॉपिक्स कवर करना। ओके, ऑर्केस्ट्रेशन या ऑर्केस्ट्रेशन, अलग यस, अलग? और वो ये ऑर्केस्ट्रेशन ही है वो। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले तुम्हारे पास persistent स्टोरेज है, ठीक है। मिड से पहले की चीजें हो गई हैं। मिड से पहले की चीज़ें हो गई हैं सारी, मतलब मैंने अभी नहीं करवाई, लेकिन मिड से पहले करवाई थी मैंने। सही। ठीक है, अच्छा, persistent स्टोरेज है क्या अब। persistent स्टोरेज तुम्हारे पास ये है कि तुम्हारे पास कंटेनर्स में जो स्टोरेज होती है वो अनफॉर्चुनेटली परमानेंट नहीं होती। अब परमानेंट से क्या मतलब है कि जब भी हम लोग कंटेनर को लेट्स से रीस्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट भी नहीं, कंटेनर को जब हम लोग यहाँ एक्चुअली रीस्टार्ट भी, जब कंटेनर्स को हम लोग रीस्टार्ट करते हैं तो कंटेनर्स की जो अपनी मेमोरी होती है वो वाइप हो जाती है, यानी कि रिफ़्रेश हो जाती है कम्प्लीटली। ओके, एंड अगर कंटेनर के दौरान अगर हम लोग, कंटेनर चल रहा है और उसमें हम लोग ने कुछ एडिशन की है, और अगर उसमें हम लोग चेंजेस करें तो चेंजेस रिफ्लेक्ट होने के लिए हमें कंटेनर रीस्टार्ट करना पड़ता। ओके, उसका सोल्यूशन तुम्हारे पास क्या है, परसिस्टेंट स्टोरेज। अब परसिस्टेंट स्टोरेज का कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास ये है कि तुम्हारे पास लेट्स से तुम्हारा पीसी है, ठीक है। तुम्हारे पीसी में एक कंटेनर बना हुआ है। ओके, इसकी सिंस कंटेनर तुम्हारे पास वर्चुअलाइजेशन ऑफ ओएस होता है, तो इसके अपना तुम्हारे पास वो है,
क्या नाम है, अपनी मेमोरी है और अपना ही वो फाइल स्ट्रक्चर है एंड सो ऑन, राइट? ओके। अब persistent स्टोरेज में होता क्या है, हम लोग जो तुम्हारा पीसी है, तुम्हारे पीसी में फोल्डर बना हुआ है, एक फोल्डर का नाम है ABC, डेस्कटॉप पे बना हुआ है, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं कि इस फोल्डर को माउंट कर देते हैं विद अ फोल्डर इन द कंटेनर, ठीक है? अब क्या मतलब है माउंट का, कि इस वाले फोल्डर में जो मैं फाइल्स कॉपी करूँगा या जो मैं फाइल्स क्रिएट करूँगा, वही फाइल्स तुम्हारे पास कंटेनर में ऑटोमेटिकली चले जाएंगी। जो फाइल्स मेरे कंटेनर के पास होंगी, जो कंटेनर में आएंगी, वो ऑटोमेटिकली मेरे पास कहाँ आ जाएंगी, अपने लोकल वाले फोल्डर में आ जाएंगे। तो इवन अगर मेरे पास कंटेनर डिस्ट्रॉय हो गया या मेमोरी वाइप हो गई, तो मेरे पास जो डाटा है वो क्या रहेगा, सेव रहेगा। सेफ रहेगा। इसलिए persistent स्टोरेज नाम दिया हुआ है कि इट्स persisting against restart या destruction, ठीक है? बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ। ओके, अच्छा। कंटेनर स्टार्ट और स्टॉप, इम्पैक्ट ऑफ कंटेनर स्टोरेज। ओके, अब लेट्स सपोज कि तुम्हारे पास ऐसा आर्किटेक्चर, एक आर्किटेक्चर बताया हुआ है उन्होंने, ठीक है? सिंस वो स्पाइरल करते जाते हैं तो एक नया आर्किटेक्चर आया तुम्हारे पास। जो क्लाउड पे है ना, क्लाउड पे यानी कि AWS पे, AWS पे तुमने एक VM मिला हुआ है और VM में तुमने एक कंटेनर बनाया हुआ है, ओके? अब क्या करना है तुम्हें कि वो जो कंटेनर बना हुआ है तुम्हारे पास यहाँ पे, उसको तुम्हें क्या करवाना है, कनेक्ट करवाना है विद योर लोकल पीसी। कनेक्ट का क्या मतलब है, माउंट। तुमने क्या किया, लोकल पीसी से तुमने इसको माउंट कर दिया, राइट? अब ये एक्चुअली ये आगे है या ये यहीं पे है, बिकॉज इसमें आई थिंक गेट पुश हो रहा है। सर्वर्स कंटेनर सर्वर पे कोई कनेक्ट विद IDE और फिर एक गेट पुश। चलिए ये थोड़ी सी दूसरी चीज़ है, जो मैं बता रहा हूँ ये बाद में आएगी। इसमें सिंपली ये हुआ है कि गिटहब नहीं है, ओके? तो हमारे पास इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग अपने लोकल पीसी में जो फोल्डर है, ओके, उसमें कोई कोड चेंजेस किए हम लोगों ने, एंड देन इस कोड को हम लोग ने पुश कर दिया ऑन 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 क्या कर दिया, इसमें पुश कर दिया हम लोगों ने, जो कंटेनर की कंटेनर के फाइल स्टोरेज है, कंटेनर nginx यूज़र, क्या लिखा है, यस, ठीक है? अब एक और चीज़ जो कि मुझे बतानी है कि उसका फाइल स्ट्रक्चर, ठीक है? कंटेनर का जो जहाँ पे फाइल स्ट्रक्चर होता है ना, जो nginx का स्ट्रक्चर होता है, वो याद कर लो, वो काम आ सकता है वाइल आइडेंटिफाइंग द कोड्स या कमांड्स, ठीक है? लेबलिंग या क्लासिफाइंग द कमांड्स। nginx का फाइल स्ट्रक्चर, हाँ, तुम्हारे पास जो जहाँ पे HTML फाइल स्टोर होती है ना, उसका फाइल स्ट्रक्चर तुम्हारे पास ये होता है। मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या था स्ट्रक्चर, क्या था, ये रहा, यूज़र शेयर nginx HTML, ओके? यूज़र शेयर nginx और HTML। तो तुम्हारे पास जो कमांड होती है ना, जिससे persistent स्टोरेज बन रही होती है, वो कमांड एक दफ़ा देख लो, बिकॉज इट कैन बी यूज्ड
टू क्लासीफाई, हमें कमांड्स लिखने को तो नहीं आएगी लेकिन हो सकता है क्लासीफाई करने के लिए आ जाए, राइट? तो हम लोग कमांड से एक गलती होती है। हाँ, तो कंटेनर हम लोग बना रहे हैं, ओके? कंटेनर एक बना रहे हैं हम लोग, और वो उसकी जो पोर्ट पे कौन सी रन हो रही है, 8000 कंटेनर, ये जो कॉमा के बाद है ये कंटेनर की पोर्ट है, एंड 8000 जो है ये कौन सी पोर्ट है, ये लोकल पीसी की पोर्ट है, ठीक है? -v जो है तुम्हारा माउंट के लिए यूज़ हो रहा है, नोन फॉर वॉल्यूम, 8000 होस्ट पोर्ट भी हो सकती है ना? होस्ट पोर्ट वही कह रहा हूँ मैं, ठीक है? लोकल होस्ट, लोकल पोर्ट, होस्ट पोर्ट, सेम थिंग, ठीक है? उसके बाद तुम्हारे पास ये जो है, जो पहला पाथ दिया हुआ है, क्या नाम है ये? पहले तो एक कर्वी -/nginx-html, जो कर्वी साइन है तुम्हारा क्या शो कर रहा होता है? करंट डायरेक्टरी अलावा तुम्हें तो पता होगा, राइट? टर्मिनल में भी इसी तरीके से होता है करंट डायरेक्टरी, ओके? या रूट उसके उसमें इस्तेमाल होता है। तुम्हारे पास तुमने क्या किया हुआ है कि कंटेनर बना रहे हैं हम लोग, उसमें से ये फोल्डर ऑफ योर, तुम्हारे पास लेट्स से कि यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हुआ है मैंने ABC के नाम से, ठीक है? तो तुम्हारे पास अगर मुझे इसको माउंट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने टर्मिनल पे डेस्कटॉप पे जाऊँगा, /abc लिखूँगा बिकॉज दैट्स माय फोल्डर नेम, राइट? मैं यहाँ पे जो फोल्डर माउंट करना है मैं उसका नाम लिखा, एंड देन कॉमा के बाद, या कॉमा नहीं है, कॉलम है, तो कॉलन के बाद मैं यहाँ पे कंटेनर की का स्ट्रक्चर लिखूँगा या डायरेक्टरी लिखूँगा जहाँ पे मुझे उसको वो करना है, जहाँ से मुझे माउंट करना है। इससे होगा क्या कि जो ये फोल्डर है वो किस फोल्डर से कनेक्टेड है, जो लास्ट वाले मैंने मेंशन किया हुआ है, राइट? तो जो मैं इस वाले फोल्डर में चेंजेस करूँगा वो कहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट होंगे, कंटेनर, वो इस वाले HTML वाले फोल्डर में जाके रिफ्लेक्ट होगी, ओके? तो पॉइंट इज तुम्हारे पास ये कंटेनर की डायरेक्टरी है, कॉलन के बाद दिस इज होस्ट डायरेक्टरी, ओके? तुम्हारे पास जो -d है वो किसके लिए यूज़ हो रहा होता है? बैकग्राउंड प्रोसेस। बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए यूज़ हो रहा होता है। Yes. अच्छा, d बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए यूज़ हो रहा होता है। रन किस लिए यूज़ हो रहा होता है? इमेजेस रन के लिए, या तो पुल के लिए, या तो अगर एग्जिस्ट कर रही है तो इमेजेस रन के लिए, ओके? इमेज का क्या मतलब है? वो जो nginx की इमेज, मतलब किसी भी वेब सर्वर की इमेज का क्या मतलब है कि उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं हम लोग टेक्निकली, उसकी इमेज अपने पास ला रहे हैं, उसकी कॉपी, सही? -p से क्या हो रहा है? पब्लिश, पब्लिक पोर्ट। पब्लिक लिखा हुआ है, पब्लिश लिखा हुआ है, हो सकता है पब्लिक हो, राइट? पब्लिक पोर्ट, एक्चुअली पब्लिक पोर्ट ही होगा। और यहाँ पे जो माइनस या डैश नेम है, इससे हम लोग सिग्निफाई कर रहे होते हैं कि कंटेनर का नाम क्या होगा। उसके बाद हम लोगों ने कंटेनर का नाम दिया हुआ है, ये कुछ भी हो सकता है। एंड देन फाइनली हम लोग बता रहे हैं कि सर्वर कौन सा है हमारा, यहाँ पे nginx लिखा हुआ इमेज है, कौन से हमारी, इमेज कौन सी है। यहाँ पे अपाचे भी हो और सकता है, और यहाँ पे और कौन से वेब सर्वर्स होते हैं वो भी हो सकता है। -v is volume। -v इज वॉल्यूम, यानी कि ये बता रही हो तुम कि माउंट कर रही हो तुम, दिस इज फॉर माउंटिंग पर्पसेस, सही? करंट डायरेक्टरी के बाद से बताओ कि कौन सा फोल्डर किस में माउंट हुआ था, क्या बताया फिर तुमने? ये वाला कॉलम से पहले फोल्डर है ना, दिस इज योर होस्ट फोल्डर, यानी कि जो तुम्हारे पीसी में है ये वाला, राइट? और उसको माउंट कर रहे हैं हम लोग कहाँ पे? विद कंटेनर्स इन दिस फोल्डर HTML, यानी ये कंटेनर की डायरेक्टरी है, ओके? मैं अभी अगर यूबंटू पे होता तो मैं चला के दिखा देता कि कंटेनर की भी अपना फाइल स्ट्रक्चर होता है, मैंने बताया था, राइट? तो उसमें मल्टीपल फोल्डर्स होंगे, ओके? तो हम लोग ये बता रहे हैं कि अपने जो ये वाला फोल्डर है वो कंटेनर के किस फोल्डर से माउंट करना है, यानी कि किस फोल्डर से कनेक्ट करना है। तो हम लोग किस फोल्डर से कनेक्ट कर रहे हैं? HTML। अच्छा, जैसे परसिस्टेंट वॉल्यूम में एक क्लेम होता है, पहले क्लेम आता है, फिर एक्वायर, पहले एक्वायर आता है, फिर क्लेम आता है। तो ये वाली चीज़ क्या है? ये एक्वायर है या क्लेम है? यहाँ पे ओके,
एक तो ये है कि हम लोग ये सिर्फ माउंट कर रहे हैं, और जो क्लेम और वो वाली चीज़ होती है ना, वो क्यूबरनेटीज पे होता है। ओके, और ये किसमें है? ये तुम्हारे पास डॉकर की कमांड है। सही, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली एक डॉकर बना रहे हैं। ठीक है, डॉकर बना रहे हैं जो कि माउंट हुआ हुआ है विद दिस स्ट्रक्चर। ओके, वो जो परसिस्टेंस वॉल्यूम और परसिस्टेंस क्लेम होता था, परसिस्टेंस वॉल्यूम में हम लोग क्या कर रहे होते थे कि हम लोग साइज़ बता रहे होते थे कि हम लोग इतना डिफाइन कर रहे हैं, लेट्स से 5 GB। एक ड्रॉ करने दो। परसिस्टेंस वॉल्यूम में हम लोग ने बता दिया कि इतना स्पेस जो है हम लोग माउंटिंग के लिए डिफाइन कर रहे हैं। ओके, और क्लेम क्या कर रहा होता था, वो इस पूल में से बता रहा होता था कि मैं लेट्स से 3 GB ले रहा हूँ, यानी कि इतना हिस्सा मैं क्लेम कर रहा हूँ इसमें से, एंड यूजिंग इट फॉर दिस पर्पसेस, फॉर दिस कंटेनर, एंड देन 2 GB उसमें से मैं दूसरे कंटेनर के लिए ले रहा हूँ। तो वो क्यूबरनेटीज़ का ये वाला कॉन्सेप्ट होता था उसमें। सही है? कोई सवाल है तो बताओ। नो। तो ये जो डॉगर वाली कमांड है ये बस हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो है हम अगर कंटेनर में चेंजेस कर रहे हैं तो वो जो है हम सेव कर सकें, राइट? यस। और जो कुबरनेटीज़ वाला काम होता है तो वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक्स्ट्रा स्टोरेज प्रोवाइड करना चाह रहे होते हैं। हाँ, काइंड ऑफ। एंड क्यूबरनेटीज़ में तुम्हारे पास मल्टीपल कंटेनर्स भी होते हैं ना, तुम ये कर सकती हो। क्यूबरनेटीज़ का जो ऑर्केस्ट्रेशन के लिए ख़ास तौर पे वो होता है कि तुम पॉड्स को टेक्निकली असाइन कर रही होती हो स्टोरेज। ओके, वो मैं उस पर आऊँगा, पॉड्स पे। सही है, ठीक है। ठीक है, ओके। अब तुम्हारे पास है कि तुम्हारे पास क्या है, इन लोकल विच मीडियम सिग्नेचर पार्टी क्लाउड पर होगा, मशीन जो दुनिया में कहीं मौजूद है। अच्छा, अगर कंटेनर क्लाउड पर है तो उससे एक्सेस कैसे करेंगे? क्या? कंटेनर अगर तुम्हारा क्लाउड पर है, कंटेनर अगर क्लाउड पे तो एक्सेस कैसे इट्स अ करेंगे? वेरी सिंपल आंसर। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इंटरनेट के ज़रिए। क्यूबरनेटीज को यूज नहीं, इंटरनेट के ज़रिए। आईपी एड्रेस के थ्रू। हाँ, मतलब ओके, एक कॉन्सेप्ट है। इंटरनेट में आ जाए। ओके, कि तुम्हारे पास अगर कंटेनर है, एंड किसी भी, अगर तुम्हें अपनी एप्लीकेशन को, तुम चाहती हो कि तुम्हारी एप्लीकेशन दुनिया एक्सेस करे, तो तुम्हें एक आईपी देना पड़ेगा उसे, स्टैटिक आईपी, जो कि चेंज ना हो, ताकि लोग उसी आईपी के ज़रिए से, उस अनचेंजिंग आईपी के ज़रिए से उसको एक्सेस कर पाएँ। ओके, एंड जो हम लोग डोमेन नेम ख़रीद रहे होते हैं, वो हम लोग टेक्निकली एक आईपी ही ख़रीद रहे होते हैं। सही है? क्लियर यहाँ तक? मुझे लग रहा है कुछ कन्फ्यूजन है यहाँ पर, तो बताओ। रिपीट करो, रिपीट। देखो, हमारे पास एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट है। ओके, तुम जो वेबसाइट बना रही हो अपने उसके लिए, क्या उसको कोई और एक्सेस कर पाएगा अपार्ट फ्रॉम योर कंप्यूटर? नहीं, क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि मैंने कहीं डिप्लॉय नहीं करवाया अभी से। डिप्लॉय करवाने का क्या मतलब है? ये कह सकते हैं कि स्टैटिक आईपी है। स्टैटिक आईपी हम लोग देंगे उसे, राइट? तो प्राइवेट आईपी है। नहीं, प्राइवेट इज डिफरेंट, प्राइवेट इज़ पब्लिक डिफरेंट। आईपी है पब्लिक, लेकिन स्टैटिक है, राइट? अब मैं बता रहा हूँ डिफरेंस। ओके, जैसे मैं google.com लिखता हूँ, तो किसी को याद है नेटवर्किंग में तो क्या होता है? या तो मैं डोमेन नेम लिख रहा हूँ तो क्या होगा, वो डीएनएस में जाएगा। डीएनएस में क्या होता है? बताओ बताओ, है। हिबा के डोमेन नेम अलावा। सिस्टम। हिबा के अलावा वो बता। उससे चेक करता है, नेम से चेक करता है वो। नेम से क्या चेक डीएनएस करता है? सर्वर आईपी एड्रेस। उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस क्या है, राइट? हाँ, अगर तुम्हारा आईपी एड्रेस ही कंटिन्यूसली चेंज होते रहेगा, तो फिर डोमेन नेम सिस्टम किस काम का?
वो तो कंटिन्यूसली अपडेट होना पड़ेगा उसको, राइट? हाँ तो इसलिए तुम्हें क्या चाहिए? अनचेंजिंग आईपी एड्रेस जो कि तुमने ख़रीद लिया, और जब तो जो चेंज ना हो उसको क्या कह रहे हैं हम लोग? पब्लिक स्टैटिक आईपी। क्लियर खरीद हुआ? लिया ना हाँ, इसको हमने। ओके। सही। बात क्लियर हुई तो बताओ यार। हाँ वही। ओके, और हमें ये क्यों चाहिए? बिकॉज यू नीड आईपी to access someone else's computer, to communicate with another computer, right? तो हम लोग, अगर हमारे पास एक एप्लीकेशन है जो हम लोग कंटेनर पे चला रहे हैं, ओके, और उस एप्लीकेशन को तुम्हें पब्लिक करना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको आईपी रिक्वायर्ड होगी। एक एक हमारे पास क्या क्या बोला तुमने अभी? एक एप्लीकेशन है जो कि कंटेनर पे रन हो रही है, अच्छा। सही है? उस कंटेनर को पब्लिक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पब्लिक आईपी चाहिए होगी हमें, सही। और वो हमें ख़रीदनी पड़ेगी। तो हम लोग जो डोमेन ख़रीद रहे होते हैं वो हम लोग क्या ख़रीद रहे होते हैं? वो पब्लिक पब्लिक आईपी ही आईपी। ख़रीद रहे होते हैं हम लोग, सही। ठीक है? ओके, अच्छा। होस्ट पोर्ट और कंटेनर वाली बात समझ में आ गई। कंटेनर की स्टोरेज को डेव्स कम्युनिकेट करेंगे। कंटेनर की स्टोरेज परमानेंट नहीं होती। डोमेन होगा तो डाउन होगा तो स्टोरेज विल बी गॉन। वही वाली बात है कि कंटेनर अगर डाउन होगा तो स्टोरेज विल बी गॉन अनलेस के persistent स्टोरेज हो, ओके? और जो तुम्हारे पास, जूम इन क्यों हुआ है, तुम्हारे पास जो persistent स्टोरेज हुई हुई होती है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन लेट्स से कि ये वाला जो फोल्डर है, ओके, ये वाला फोल्डर यूज़ कौन करेगा? कंटेनर नहीं, यूज़र्स में पूछ रहा हूँ। यूजर्स। अच्छा। डेवलपर्स यूज़ करेंगे, राइट? ऑब्वियस सी बात है, जो डेवलपर्स इसमें कोड में चेंजेस करेंगे इस वाले फोल्डर में, वो तुम्हारे पास कंटेनर में जाके रिफ्लेक्ट हो रही होगी, सही? सही। सही। ओके, ये था तुम्हारा persistent स्टोरेज का क्या कॉन्सेप्ट। अब तुम्हारे पास आ जाते हैं आर्किटेक्चर्स, एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर, ठीक है? बाय द वे, कंटेनर्स क्यों यूज़ होते थे? एक मेन चीज़, स्मॉल कॉम्पिटिशन्स के लिए। स्मॉल सर्विसेज के लिए और स्मॉल कॉम्पिटिशन्स के लिए, राइट? अगर हमारे पास ऐसी एप्लीकेशन है जो कि स्मॉल नहीं है, तो हम लोग उसको कंटेनर पे नहीं रन कर सकते, राइट? उसके लिए हमें वर्चुअल मशीन बनानी होगी, या तो फिर थर्ड पार्टी सर्विसेज, या तो फिर जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस था, VPS, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड तो नहीं था, लेकिन जो रेटिंग हो रही थी कंप्यूटर की, हम लोग वो यूज़ करेंगे। तो मैं उस पर इसलिए आ रहा हूँ बिकॉज जो मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर है वो रिलेट करेगा उस वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है? तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या है कि तुम्हारे पास अगर एप्लीकेशन एक ही सर्वर पे रन हो रही है ना, मतलब पूरी की पूरी एप्लीकेशन एक ही सर्वर पे रन हो रही है, तो उससे क्या कहते हैं हम लोग? मोनोलिथिक। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर या ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर। दो टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं। दो टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं, मोनोलिथिक होता है और दूसरा कौन सा होता है? माइक्रो सर्विस। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, ठीक है? तो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर तो हमें पता है कि एक वेब सर्वर होता है, वो डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहा होता है, एंड देन तुम्हारे पास क्या हो रहा होता है, वो हम लोग उसी डेटाबेस, उसी सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, दैट्स इट, ओके? इससे नुकसान, इसके मोनोलिथिक के नंबर वन, मोनोलिथिक है कि तुम्हारे पास सिंस ये एक ही सर्वर पे डिप्लॉयड है, राइट? तो तुम्हारे पास सारी की सारी एप्लीकेशन एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होनी चाहिए। वाई? बिकॉज जो PHP के एप्लीकेशंस हैं उनके लिए डिफरेंट वेब सर्वर्स होते हैं, राइट? जो पाइथन की एप्लीकेशंस है उसमें डिफरेंट वेब सर्वर्स होते हैं। जो C# की एप्लीकेशन है उसके लिए डिफरेंट वेब सर्वर्स होते हैं, अपाचे, Nginx एंड सो ऑन, राइट? ओके,
तो अगर तुम्हारे पास एक ही वेब सर्वर है तो यानी कि तुम्हें सारी की सारी एप्लीकेशन तुम्हारी एक ही लैंग्वेज में कोड होनी चाहिए. डिसएडवांटेज नंबर 1. एंड दिस इज़ अ डिसएडवांटेज बिकॉज तुम्हारे पास नंबर ऑफ टीम्स हैं एंड दोज नंबर ऑफ टीम्स हैव डिफरेंट Skills. लैंग्वेज प्रेफरेंसेस एंड स्किल्स. तो उनको एक सेम लैंग्वेज में लाना पड़ेगा. नंबर 1 डिसएडवांटेज ये, विच इज़ नॉट दैट बिग लेकिन डिसएडवांटेज है. जो मेन डिसएडवांटेज है वो स्केलेबिलिटी का. स्केलेबिलिटी का ऐसे कि तुम्हारे पास एक एप्लीकेशन कंप्लीट है, एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, ठीक है, उसमें मल्टीपल सर्विस है तुम्हारे पास, लॉगिन की, सर्चिंग की, ऐड टू कार्ट की एंड सो ऑन, ठीक है. इन्हें मैं सर्विसेज कह रहा हूँ, जो एक एक फीचर है ना उन्हें मैं सर्विसेज कह रहा हूँ, ठीक है. अब तुम्हारे पास क्या जो साइन अप का फीचर है वो क्या इतना यूज़ होगा जितना तुम्हारा सर्चिंग की यूज़ होता है या लेट्स से लॉगिन की भी यूज़ होता है? नहीं होगा ना. तो लेट्स से कि तुम्हारे पास रात के 8 बजे से 12 बजे तक सर्चिंग फैसिलिटीज़, सर्चिंग फीचर्स में ट्रैफिक ज़्यादा आता है, ओके. तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पूरे ही अपने सर्वर की हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़ बढ़ानी पड़ेंगी. और वो फिर भी अनफॉर्चुनेटली क्या होगा, वो डिवाइड होंगी रिसोर्सेज. तुम सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट मतलब उसके रिसोर्सेज नहीं बढ़ा रही, सिर्फ वो सर्चिंग फीचर की रिसोर्सेज नहीं बढ़ा रही, तुम साइन अप की भी बढ़ा रही हो जबकि वो यूज़ ही नहीं हो रही. राइट, साइन अप की तो ज़रूरत नहीं थी ना, साइन अप के फीचर में तो ट्रैफिक आ ही नहीं रहा था इतना, लेकिन उसके लिए भी तुम्हारे पास रिसोर्सेज बढ़ रही हैं. तो वो अंडर यूटिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है. तुम्हारे पास जो लॉगिन सर्विसेज है उसके लिए भी तुम्हारे पास सर्विसेज बढ़ी हैं, जबकि तुम्हें किस में सिर्फ ट्रैफिक बढ़ाना था, यानी कि रिसोर्सेज बढ़ानी थी सिर्फ सर्चिंग वाली में. तो ये मसला आता है तुम्हारे पास जब तुम्हारे पास कम्प्लीटली एप्लीकेशन एक ही वेब सर्वर पे डिप्लॉयड होती है, यानी कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता है. ठीक है, समझ में आ गया. अब उन फीचर्स को सेग्रीगेट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर. जो कोड लिखा गया ना वो ऐसे लिखा गया है कि वन फीचर वुडंट वर्क विदाउट द अदर. ओके, समझ में आ रहा है क्या मतलब है कि हम लोगों ने कोड ऐसे लिखा है कि वो फीचर्स जो हैं आपस में डिपेंडेंट है. स्पिगेटी कोड है लेट्स से कि एक फीचर अगर तुमने लेट्स से कि दूसरा फीचर डिलीट ही कर दिया साइन अप का तो सर्चिंग वाला काम नहीं करेगा. ये मतलब है मेरा, कोड डिपेंडेंट है. तो ऐसा अगर कोड हो तो अनफॉर्चुनेटली उसमें मोनोलिथिक वाला ही काम आर्किटेक्चर यूज़ करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा मैं बताऊंगा अभी. ओके, मोनोलिथिक समझ में आ गया ना. इसके डिसएडवांटेज भी समझ में आ गया. उसका जो काउंटर पार्ट है वो है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर. उसमें क्या होता है हमारा कि हम लोग हर एक फीचर डिफरेंट सर्वर्स पर रन कर रहे होते हैं. अब वो ज़रूरी नहीं है डिफरेंट सर्वर्स हों, लेकिन डिफरेंट सर्वर्स पर रन कर रहे होते हैं. क्या मतलब है डिफरेंट फीचर्स. यस, हमारे पास एक फीचर था सर्च का, एक फीचर था तुम्हारे पास लॉगिन का, और एक फीचर था तुम्हारे पास किसका, साइन अप का. ठीक है, ये पहले क्या हो रहा था, इन मोनोलिथिक एक ही सर्वर पर रन हो रहा था. अब क्या होगा, इनके अलग अलग, सिंस ये स्मॉल फीचर्स हैं, स्मॉल कंपटीशन, स्मॉल सर्विसेज हैं, राइट, तो इनके अलग अलग क्या बन रहा है, इनके हर एक सर्विस के अलग अलग कंटेनर्स बन रहे हैं. इसका एक अलग कंटेनर बना, इसका एक अलग कंटेनर बना, एंड इसका एक अलग कंटेनर बना. यहाँ तक बात क्लियर. कौन से टॉपिक करा रहे हैं? माइक्रो सर्विसेज एंड मोनोलिथिक आर्किटेक्चर. ठीक है, ओके. अब जो ये हम लोग ने अलग अलग कंटेनर्स बना दिए ना, ये कंटेनर्स ऐसे हैं कि ये आपस में कभी भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे.
मतलब कम्युनिकेट ऐसे नहीं करेंगे कि ये आपस में डिपेंडेंट नहीं होंगे, यानी कि दिस कंटेनर विल रन इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली ऑफ दिस कंटेनर विल रन इंडिपेंडेंटली ऑफ दिस। ओके, और ये तुम्हारा कभी हो सकता है जब तुम्हारे पास कोड ऐसा स्ट्रक्चर हुआ हुआ है, कोड ऐसा लिखा गया है जो कि अलग अलग इंडिपेंडेंट है। मतलब डिपेंडेंट नहीं होता है किसी पे, एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट होता है। जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है ना, हम्म, वो टेक्निकली एक्चुअली फंक्शनल प्रोग्रामिंग में भी डिपेंडेंट होता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन पॉइंट ये है कि तुम्हारे पास जो कोड में जो फीचर्स हैं वो आपस में डिपेंडेंट नहीं है, तो यानी कि हम लोग अलग अलग उनको कंटेनर्स में रन कर सकते हैं। सही ठीक है। है, इससे फ़ायदा क्या हुआ अब? इससे एक तो ये फ़ायदा हुआ, नंबर वन, जो इससे पहला डिसएडवांटेज था हाँ, कि इससे ये कि वो हम अगर हमें वो बढ़ाना है, ट्रैफिक अगर बढ़ रहा हाँ, होता है सर्च पे। वो सेकंड वाला है, उस पर अभी मैं आऊँगा। पहला डिसएडवांटेज क्या बताया था मैंने मोनोलिथिक का? पहला ये था। सिंपल लैंग्वेज, सिंगल लैंग्वेज। सिंगल लैंग्वेज, राइट। मल्टीपल टीम्स हम्म, काम कर रही हैं, उनको सिंगल लैंग्वेज पे काम करना पड़ता। अब लेट्स से मैंने एक टीम डिफाइन कर दी कि वो सर्च फीचर पे काम करें, एक लॉगिन पे, एक साइन अप पे। अब वो जो टीम है उनकी एफिशिएंसी इन सी शार्प है, हम्म, एक की एफिशिएंसी इन PHP है, और एक की एफिशिएंसी इन पाइथन है। तो दे कैन वर्क, एंड सिंस मेरे पास कंटेनर्स है, मैं इस कंटेनर पे जो आई डोंट रिमेंबर कि सी शार्प के लिए कौन सा वेब सर्वर होता था, लेकिन हम अज्यूमिंग अपाचे होता है, तो मैंने इस पे अपाचे इंस्टॉल कर दिया इस कंटेनर पे, यानी अपाचे रन कर रहा हूँ। इस पे मैं nginx कर रहा हूँ, एंड इस पे मैं जो पाइथन के लिए जो भी होता है मैं वो रन कर रहा हूँ। ओके, एक मसला सॉल्व हो गया। हाँ, ठीक है, मसला नंबर 2, स्केलेबिलिटी का। व्हाट इफ हम चाहते हैं कि ये तीनों आपस में बात करें, बात करने से क्या मतलब है? कम्युनिकेट कैसे करेंगे तीनों? कम्युनिकेट वो करेंगे थ्रू, मैं वो बताऊंगा कैसे होता है, कि वो उनके पास अपना वर्चुअल नेटवर्क होता है, एंड देन वो उस नेटवर्क के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आगे, वो ऑर्केस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है थोड़ा। ठीक है, ये सारे कंटेनर्स है ना, मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया था। हाँ, कंटेनर्स हैं अलग अलग। ओके, अच्छा, अब माइक्रो सर्विसेज में भी दो अप्रोचेस हैं। एक ये, नंबर वन, कि तुम्हारे पास एक सर्विस के लिए एक ही कंटेनर है, सही? हम्म, ओके, अब इस वाली अप्रोच में तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि जिस सर्वर पर ये कंटेनर चल रहा है उसकी हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी, राइट? ताकि अगर तुम्हें इसको स्केल करना है, यानी कि सर्च फीचर को तुम्हें स्केल करना है, इस पर ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, तो तुम्हें इस पर ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करनी है, तो तुमने क्या किया, हार्डवेयर अपग्रेड कर दिया इसका, इस सिर्फ इस वाली का। हाँ, ओके, ये अप्रोच वन है। इस वाली अप्रोच में याद रखना कि एक सर्विस पे एक ही कंटेनर रन होता है, यानी एक कंटेनर पे एक ही सर्विस रन हो रही होती है। ठीक है, दूसरी अप्रोच तुम्हारे पास ये है कि तुम्हारे पास, हाँ, क्या हुआ, आवाज़ आ रही है? ओके, अच्छा, दूसरी अप्रोच तुम्हारे पास ये है कि एक सर्विस के लिए तुम्हारे पास मल्टीपल कंटेनर्स रन हो रहा ये जो पहली अप्रोच बताई है, ये भी माइक्रो सर्विसेज के लिए है या है। वो भी मोनोलिथिक नहीं है? नहीं, वो भी माइक्रो सर्विसेज है। माइक्रो सर्विसेज में भी दो अप्रोचेज हैं। सही। ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट को, जहाँ पे एक सर्विस मल्टीपल कंटेनर्स पे रन हो रही है, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्केस्ट्रेशन। ओके, एक ही उसपे किसपे? एक ही सर्विस मल्टीपल कंटेनर्स पे रन हो रही है, यानी कि ये अच्छा, दिस इज कंटेनर 1, दिस इज कंटेनर 2, हम्म, दिस इज कंटेनर 3, सब एक कंटेनर पे अलग अलग सर्विसेज रन हो रही हैं, राइट? हम्म, कंटेनर 1 पे भी सर्च वाली है,
सर्च वाला वो चीज़ वो फीचर रन हो रहा है, कंटेनर 2 पे भी सर्च वाले सर्विस रन हो रही है, कंटेनर 3 पे भी सर्च वाला फीचर या सर्विस रन हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग ऑर्केस्ट्रेशन कहते हैं। सही, यहाँ तक बात क्लियर? हाँ ओके। और इसका फ़ायदा क्या? इसका फ़ायदा ये है फिर से रिपीट करना, ऑर्केस्ट्रेशन किसको कहते हैं? कि यहाँ पे एक सर्विस मल्टीपल कंटेनर्स में रन हो रही है। ये जो सर्च वाली सर्विस है ये कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3 पे भी रन हो रही है। ओके, अब इसका फ़ायदा, जो हमारी पहली अप्रोच थी उसमें क्या हो रहा था कि हम लोग हार्डवेयर अपग्रेड कर रहे थे, राइट? एंड दैट वाज परमानेंट। अगर तुमने हार्डवेयर अपग्रेड कर दी तो वो इसी सर्वर पर हार्डवेयर अपग्रेडेड है, बाकियों पे नहीं है। ओके, अब लेट्स से कि ऐसा है तुम्हें कि रात के 8 के 12 बजे तक इसमें ज़्यादा ट्रैफिक होता है, लेकिन 6 से 8 बजे तक इसमें ज़्यादा ट्रैफिक होता है। ओके, तो ये तुम्हारे पास पहली वाली अप्रोच में तुम्हें टेक्निकली इसमें भी बढ़ानी पड़ती, राइट? दोनों में बढ़ानी पड़ती, इसमें 8 से 12 बजे के लिए और इसमें सुबह 6 बजे से। ओके। ओके, ऑर्केस्ट्रेशन क्या करता है तुम्हारा? ये क्यूबरनेटीज़ अलाउ करता है। क्यूबरनेटीज़ क्या है? टूल है फॉर ऑर्केस्ट्रेशन। उसमें क्या होता है, हम लोग स्केड्यूल कर देते हैं कि तुम्हारा क्या हो कि इस वाली सर्विस के लिए जब रात के 8 बज जाए ना, तो फिर तुम्हारे इस वाले सर्विस को स्केल अप कर दे। क्या मतलब है कि तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज फ्री हैं तुम्हारे पास पीसी में, उसमें मल्टीपल कंटेनर्स बन जाएं रनिंग द सेम सर्विस। तो अब तुम्हारे पास 3 टाइम्स द रिसोर्स है फॉर द सेम सर्विस। और जब 12 बज जाएंगे, एक्स्ट्रा पॉड्स जो बने हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एंड देन वो रिसोर्सेज फ्री हो जाएंगे। और वो रिसोर्सेज जो फ्री हो गई अब तुम कहीं और यूज़ कर सकते हो, इसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो जो ये वाली एग्जांपल है, 6 से 8 बजे के लिए तुमने इसके एक्स्ट्रा कंटेनर्स बन गए, 8 बज गए, इसके वो कंटेनर्स डिस्ट्रॉय हो गए, रिसोर्सेज फ्री हो गई, वो रिसोर्सेज इसके एक्स्ट्रा कंटेनर्स बनने में यूटिलाइज हो गई। गेट द कॉन्सेप्ट? ऑर्केस्ट्रेशन का पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है। अब कुछ टर्म्स, वो टर्म्स ये हैं तुम्हारे पास कि जो ऑर्केस्ट्रेशन में तुम्हारे पास पॉड्स बन रहे होते हैं, ठीक है? मल्टीपल पॉड्स बन रहे होते हैं। और पॉड्स क्या हैं? पॉड्स में तुम्हारे पास या तो एक कंटेनर होता है या तो मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं। तो हम लोग जो ऑर्केस्ट्रेशन में टर्म यूज़ कर रहे होते हैं वो पॉड्स यूज़ कर रहे होते हैं। रेप्लिकास और पॉड्स सेम चीज़ है। तो इफ़ आई से कि मेरे पास जब 8 बज रहे हैं तो मेरे पास 4 रेप्लिकास बन रहे हैं, तो इट्स द सेम। क्या हुआ आवाज़ को? सही है आवाज़? ओके, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 8 बजे 4 पॉड्स या 4 रेप्लिकास बन रहे हैं ऑफ दिस सर्विस, राइट? तो इट्स द सेम एज सेइंग कि मेरे पास 4 पॉड्स बन रहे हैं। रेप्लिकास एंड पॉड्स आर द सेम थिंग। नंबर 1, एक पॉड के अंदर एक ही कंटेनर होता है या मल्टीपल दोनों कंटेनर्स हो हो सकते सकते हैं? हैं, दोनों हो सकते हैं। सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। मैंने अभी चैट जीपीटी से चेक किया था क्योंकि बिकॉज आई वाज आल्सो कंफ्यूज। इससे निशान ChatGPT अब नहीं मानते, वो अपने दिमाग से लेकर आता है। अब मुझे तो नहीं पता ना सर ईशान ने क्या बोला। मैं पूछ सकता हूँ लेकिन मंडे को ही क्या? पूछ पाऊंगा मैं। पोपो को याद होगा। सर ईशान ने क्या बोला था वो? एक पॉट पे एक कंटेनर यार रन होता है, एक पॉट पे मल्टीपल कंटेनर रन होता है। सिंगल सर्विस, रन सिंगल सर्विस। क्या मतलब? मतलब एक पॉड पे हम्म, एक एक पॉड तो क्लस्टर ऑफ कंटेनर्स होता है ना।
एक पॉड क्लस्टर ऑफ कंटेनर्स होता है, राइट? तो मल्टीपल क्लस्टर, मल्टीपल कंटेनर्स। हाँ सही है, क्लियर हो या गया ना? ओके, ठीक है। तो पॉड जो है वो क्लस्टर ऑफ कंटेनर्स होता है, तो एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स होंगे, ठीक है? पॉड को बताओ, पॉड क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? पॉड क्या है? तुम बताओ, मुझे नहीं पता पॉड को ग्रुप पॉड क्यों ऑफ कहते हैं। ग्रुप ऑफ व्हेल्स को पॉड कहते हैं। ग्रुप ऑफ वेल्स को पॉड कहते हैं। ओके, तो यस। व्हाई यूज द तो टर्म? डॉकर्स का जो लोगो है वो व्हेल्स है, व्हेल का है। Oh, सिंस देयर नाइस। I see. तो मल्टीपल डॉकर्स और फिर वो पॉड्स बन गए। यस। नाइस यार, गुड इन्फॉर्मेशन, याद रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ओके, अब दो तीन और टर्म्स हैं जो कि समझ लो उसको। पॉड समझ में आ गया कि ऑर्केस्ट्रेशन में रेप्लिकास क्रिएट होते हैं, रेप्लिकास कह दो, पॉड्स कह दो, सेम थिंग, ठीक है? अब हमारे पास ये अलाउ क्यों कौन कर रहा होता है? पॉड्स क्रिएशन क्यूबरनेटिस, यस। ठीक है? क्यूबरनेटिस अलाउ कर रहा होता है, और क्यूबरनेटिस में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोड है जो कि इस चीज़ को ऑटोमेट कर रहा होता है, या जो मैनेज कर रहा होता है पॉड्स को। अब वो पॉड्स को, बाय द वे, एक और पॉड से फ़ायदा ये है, जो मैं नोट्स पता नहीं क्यों नहीं देख रहा, आई शुड लुक एट देम, बिकॉज इसमें चीज़ें याद आती हैं। अलग अलग आर्किटेक्चर्स पे चलाना है। अच्छा, एक और चीज़ है जो कि मैं बताना भूल गया, कि होमोजेनस कोड और हेट्रोजेनस कोड। होमोजेनस कोड इज़ सेम लैंग्वेज, हेट्रोजेनस इज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस, सही है? अगर एक एप्लीकेशन सेम लैंग्वेज से बनाई गई है तो वो होमोजेनस कोड है, डिफरेंट है तो वो हेट्रोजेनस है। यहाँ तक क्लियर? ओके, आई एम अज्यूमिंग क्लियर बिकॉज दिस इज़ वेरी बेसिक। फंक्शन की स्पेसिफिकेशन इंक्रीज बिकॉज ऑफ सिंगल सर्वर पॉपुलेशन, नहीं, पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते, ये उसकी बात हो रही है। हाउ वी अपडेट ऑन ट्रेडिशनल, और यहाँ पे बात आ गई सेम ऑपरेशन पर सिंप्लीफाई टेस्टिंग। अच्छा, ये तुम्हारे पास किसके हैं? ये ट्रेडिशनल के एडवांटेजेस हैं। रऊफ, व्हाट इफ अगर मुझे मल्टीपल कंटेनर्स हैं ऑर्केस्ट्रेशन पे, मतलब सिंगल सर्विस, सही है। मुझे कोई अपडेट करना है, हम्म, ठीक है, उस पे, तो मैं क्या करूँगी? सब पे करूँगी फिर मैं? तो मतलब अगर मेरी सिंगल सर्विस में मुझे कोई अपडेट करना है तो 10 एग्जैक्टली। कंटेनर्स हैं, तो मैं 10 अच्छा हुआ तुमने याद पे दिला जाके दिया करूँगी। ना, उसी के लिए तुम्हारे यस पास आई नो। परसिस्टेंट स्टोरेज काम आती है। अच्छा हुआ याद दिला दिया तुमने। हिबा का क्वेश्चन इसलिए क्या है? बोलो। मैंने याद ही दिलाया है ये। पता है ना तुम्हें, लेकिन आंसर पता है। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इस ऑर्केस्ट्रेशन में क्या ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता है कि सिंगल सर्विस रन हो रही थी और मल्टीपल कंटेनर्स। अब अगर मुझे उस सर्विस में मैंने 10, उस सर्विस को मैंने 10 डिफरेंट कंटेनर्स में स्प्लिट किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो अगर मैं कोई अपडेट करती हूँ सर्विस में तो 10 के 10 को करूँगी इंडिविजुअली, या क्या करूँगी मैं? सही है। ओके, इसका आंसर ये है कि हम लोग सबको, सारे कंटेनर्स को माउंट कर देंगे विद अ सिंगल फोल्डर, यानी परसिस्टेंट स्टोरेज। तो मैं जो इसमें चेंजेस करूँगा वो सारी की सारी कंटेनर्स पे चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। क्लियर? ठीक है, ये वही परसिस्टेंट स्टोरेज वाला कॉन्सेप्ट है। वन मोर थिंग जो कि मुझे भी इसके कहने से याद आया, कि व्हाट, ये आपस में सिंक तो नहीं है? सिंक का क्या मतलब है? कि लेट्स अज्यूम तुम्हारे पास ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, राइट? तुम्हारे पास किसी ने उसको एक्सेस किया, ओके, मतलब उसको वेबसाइट को यूज़ कर रहा है, एंड उसको तो नहीं पता होता कितने कंटेनर्स रन हो रहे हैं, तो बैक एंड पे वो वाला यूज़र है, उसको इस पे वो वाली रिक्वेस्ट को इस कंटेनर पे रीडायरेक्ट कर दिया। सही? यहाँ तक क्लियर है? सही है। ओके, नहीं नहीं, रिपीट करो। वेबसाइट है, उसमें ऑर्केस्ट्रेशन हुई हुई है,
एक सर्विस है, लेट्स अज्यूम, हम अज्यूमिंग कि ये परचेज वाली वो है सर्विस है, ओके, परचेज वाले फीचर्स के मल्टीपल कंटेनर्स बने हुए हैं। अब जो जितने भी यूज़र्स आ रहे हैं वो लेट्स से कि 2 यूज़र्स यहाँ होंगे, एक यूज़र्स यहाँ होगा, एक यूज़र यहाँ होगा और 2 यूज़र्स यहाँ होंगे, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, राइट। कंटेनर्स का मकसद ही यही है ना, हाँ ठीक है, ये बात तो क्लियर है ना यहाँ तक, ओके। अब जब हम्म, मैं परचेज़ कर रहा हूँ तो जब मैं परचेज़ कर रहा हूँ तो वो इन्वेंटोरी से माइनस होना चाहिए। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कोई लैम्प ख़रीद रहा हूँ तो वो लैम्प की इन्वेंटोरी से माइनस होना चाहिए ना, मैं जितने ख़रीद रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लेट्स से टोटल 5 थे, मैंने परचेज़ किया तो इसके लिए तो वो 4 हो गए, लेकिन इन दोनों हाँ के लिए तो वो 5 ही है ना, मसला हो गया। हाँ तो ये सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है, इसको हल कैसे करता? लॉक्स ना, कोई लॉक्स फॉक्स की ज़रूरत नहीं नहीं है, मतलब वो होगी बैकएंड पे, लेकिन हम लोगों का इसमें मकसद ये है कि तुमने क्या किया, ए डब्ल्यू एस पे RDS की इंस्टेंस ले लिए, यानी RDS डेटाबेस बना लिया, ओके एंड तुमने जितने भी कंटेनर्स हैं वो उनको RDS से कनेक्ट कर दिया, यानी डेटाबेस से कनेक्ट कर दिया। तो जब भी सही अपडेशन होगी सारे भी तो करते हैं। डेटाबेस पे अपडेशन होगी, एंड देन वो इसके लिए भी अपडेशन होगी, एंड देन वो इसके लिए भी अपडेशन होगी, बिकॉज दे आर ऑल कनेक्टेड टू द सेम डेटाबेस, ऑलराइटी ओके। तो ये है तो माइक्रो सर्विसेज ना। हाँ, ये माइक्रो सर्विसेज ही है, बस माइक्रो सर्विसेज की एक प्रॉब्लम थी सिंक्रोनाइजेशन, और उसको हल किया हुआ था थ्रू दिस, सही। ठीक है। माइक्रो सर्विसेज की एक और प्रॉब्लम थी कि अपडेशन ऑफ कोड, जो है मैंने अभी बताई थी, और उसका सोल्यूशन परसिस्टेंट स्टोरेज, ठीक। तुमने कहा था सारे कंटेनर्स को माउंट कर देंगे इन अ सिंगल फाइल या सिंगल डायरेक्टरी, क्या आंसर है सिंगल इसका? और डायरेक्टरी पर माउंट कर देंगे टू अ सिंगल डायरेक्टरी, राइट। समझ में आ गया? तो उससे होगा क्या कि तुम उस फोल्डर में या उस डायरेक्टरी में चेंजेस करो तो ऑटोमेटिकली ये 3 कंटेनर्स में भी रिफ्लेक्शन आ जाएगी उसकी, ओके। क्लियर ये वाला कॉन्सेप्ट? यार ये लाइन मुझे याद नहीं आ रही, थोड़ा बहुत तुमने बताया था। क्लस्टर ऑफ कंटेनर में डायनामिक आईपी चाहिए। क्लस्टर ऑफ कंटेनर्स में डायनेमिक आईपी चाहिए, थैंक यू, एक और कॉन्सेप्ट याद आ गया मुझे, वो ये है कि तुम्हारे पास अब एक जो तुम्हारे पास, अच्छा एक सेकंड, वो मैं एक सेकंड थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ओके अब हमारे पास होता है एक और ये चीज़ है, मैं बता रहा था क्यूबरनेटीज़ के बारे में, राइट। जो हमारे पास एक और पॉड्स का ये फ़ायदा है कि अगर एक डाउन होता है ना, एक क्रैश होता है या उसकी हेल्थ कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, तो फिर हमारे पास ऑटोमेटिकली या तो ये रीस्टार्ट हो जाता है या तो फिर ये डिस्ट्रॉय होके दूसरा बन जाता है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? अगर ये कोई लस्से सही फेल है हो गया, एक एक पॉड फेल हो गया हम्म, या एक कंटेनर फेल हो गया, तो वो क्या एक करेगा? पॉट फेल हो गया। यस, पॉड, मैंने कि चैट जीपीटी पे भी चेक किया था, वो एक पॉड फेल हो गया, और इवन क्यूबरनेटीज़ में पॉड्स ही डिफाइन हुआ है, ठीक है। एक अगर पॉड फेल हो गया, मतलब दैट मीन के एक सर्विस फेल हो गई, तुम 4-5 ये कह रहे हो? कंटेनर जा रहे हैं। हाँ, हाँ, या तो फिर ये कह लो, हाँ, एक सर्विस फेल हो गई तो फिर वो कैसे रीस्टार्ट हो नहीं सकती नहीं है वो दोबारा इफ देयर इज नो बैकअप फॉर इट? ओके, तुम्हारे पास एक सर्विस मल्टीपल पॉड्स पे चल सकती है, हाँ, अच्छा ओके, मतलब की वे डिवाइड हाँ, पॉट्स। पॉड्स में भी डिवाइडेड है, ओके। राइट। तो अगर एक सर्विस मल्टीपल उसमें चल रही है और एक क्रैश हो गई, तुम्हारे पास एक पॉड क्रैश हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली फ़ौरन से दोबारा बन जाता है, तो वो डाउन टाइम नहीं होता तुम्हारे पास, वो मेंटेन हो रहा होता है इन रियल टाइम, सही सही। सही। इसी तरीके से अगर तुम्हारे पास जो पॉड्स हैं उनकी हेल्थ कम हो जाती है, अब हेल्थ कम होने का क्या मतलब है? हेल्थ कम होने का ये मतलब यूटिलाइज है ज़्यादा हो रहा है, कि नहीं, यूटिलाइज ज़्यादा नहीं हो रिसोर्सेज रहा, कम हो रहे हैं, कि उसका ये मतलब है कि स्टोरेज तुम्हारे पास जो रिस्पांस टाइम है ना वो स्लो हो गया बहुत। ड्यू टू ड्यू टू, ड्यू टू क्या हो सकता है? आई हैव नो आइडिया एक्चुअली ड्यू टू क्या हो सकता है, लेकिन रिस्पांस टाइम तुम्हारे पास ज़्यादा ट्रैफिक उसकी तरफ शायद बढ़ रहा हो।
ये हो सकता है रीज़न, लेकिन वो ट्रैफिक को भी कंपेयर करता है, उस हिसाब से कुछ परसेंटेज ऑफ हेल्थ निकालता है। ओके, ओके पॉइंट इज़ कि उस वो हेल्थ चेक करता है वीच पॉड, एंड जिसकी हेल्थ एक थ्रेशोल्ड से कम है तो वो उसको रीस्टार्ट कर देता है, यानी कि उसको ट्राई या तो डिलीट करके दोबारा बना लेता है, ये कह रहा हूँ। कंप्लीट पॉड को। हम्म, ओके। सही है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, असद 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 ड्राई हो रहा है यार। असद असद सो रहा है और मोइस तो पक्का पक्का सो रहा है। देखा डिड नॉट डिस्टर्ब। मैं बेटा उठा हूँ 8 बजे से उठा हूँ जब से मीटिंग चल रही है और तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ सिर्फ। हाँ ये 9 बजे आई है। क्या? असद सो रहा है। असद असद असद। चलो कंटिन्यू करते हैं। सी कोई असद नहीं सो जवाब रहा दे है। रहा। देखा असद सो रहा है। ओके, अच्छा, अब ये जो मेंटेन हो रहा है ना, ये मेंटेन कर रहा होता है डिप्लॉयमेंट। हम लोग ने एक डिप्लॉयमेंट वाली एक YAML कोड होता है ना, उसमें काइंड होती है डिप्लॉयमेंट, राइट? हम लोग ने किया था ये। डिप्लॉयमेंट तुम्हारे पॉड्स क्रिएट एंड मैनेज कर रहा होता है। ओके, हर फीचर के लिए एक डिप्लॉयमेंट होता है, हर फीचर के लिए एक डिप्लॉयमेंट होती है, जो कि क्या कर रही होती है, उसके पॉड्स को मैनेज कर रही होती है। अगर पॉड क्रैश हुआ तो फिर उसको रिक्रिएट किया, पॉड्स की हेल्थ को रीचेकिंग एंड एवरीथिंग एल्स। सही, यहाँ तक क्लियर? सही। ओके, अब एक सवाल जो कि मैंने बोला था कि जो पॉड्स क्रैश हो रहे हैं एंड कंटिन्यूसली बन रहे हैं, और वो जो स्केड्यूल्ड हैं कि 8 बजे तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पॉड्स बन जाएंगे, हाँ, तो उनको आईपी क्या मिलेगा? क्या उनको स्टैटिक आईपी मिल सकता? नो। उनको स्टैटिक आईपी नहीं मिलेगा, उनको डायनामिक आईपी मिलेगा। तुम्हारे पास जो एक डिप्लॉयमेंट होती है, डिप्लॉयमेंट में पूल ऑफ आईपी एड्रेसेस अवेलेबल होते हैं। ओके, इट्स जस्ट लाइक DHCP। तो जब भी एक अच्छा कंटेनर बनेगा, वो इस पूल में से चेक करेगा कि कौन आईपी एड्रेस कौन से अवेलेबल हैं, एंड देन वो उस पर असाइन हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आया है ये एब्स्ट्रैक्ट से ये है क्या? कि मतलब हम चलो डायनामिक आईपी दे रहे हैं, हमने पूल बनाया कहाँ पर है? कौन सी सर्विस को यूज करके हम बना रहे हैं? जब हम लोग सिंस हम एक कुबरनेटीज पर कंटेनर डिप्लॉय कर रहे हैं। क्यूबरनेटीज पर सर्विस डिप्लॉय कर रहे हैं, ओके, तुमने वो जो पॉड है ना, ओके, हर एक पॉड का अपना पूल ऑफ आईपी एड्रेसेस होते हैं, ठीक है? और वो आईपी एड्रेसेस याद रखना पब्लिक नहीं होते, मैं भी बताऊंगा वो पब्लिक आईपी एड्रेसेस नहीं है, हम्म। ठीक है? वो लोकल आईपी एड्रेसेस हैं जो कि असाइन हो रहे हैं हर किसी को, और वो असाइन क्यों हो रहे हैं? ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ। हर बताओ। पॉड को हम्म, एक पूल ऑफ आईपी सिंगल आईपी एड्रेसेस, एड्रेस दिया हुआ है। पूल ऑफ आईपी एड्रेस दिया पूल हुआ ऑफ है। आईपी एड्रेसेस सही दिए हुए है। हैं। ओके, ओके, अब सवाल मेरा ये है, ठीक है, गौर से सुनना। मैंने बताया कि वो पब्लिक आईपी एड्रेसेस नहीं होते और वो डायनेमिक आईपी एड्रेसेस हैं, ओके? तो अगर तुम्हारे हम्म। पास आईपी एड्रेसेस चेंज होते जा रहे हैं और वो पब्लिक नहीं है, तो फिर यूज़र्स कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं इनसे? क्या सवाल था? सॉरी। पब्लिक। अच्छा, अब यूजर को कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा वो यूज कर रहे हैं? जब, हाँ, डायनेमिक आईपी है, चेंज हो रहे हैं और पब्लिक भी नहीं है, तो यूज़र्स कैसे कम्युनिकेट करेंगे इनसे? तो यार वैसे तो हम्म, बोलो बोलो। इसका आंसर ये है कि तुम्हारे पास एक काइंड ऑफ जो क्यूबरनेटिस पे, मुझे वर्ड नहीं आ रहा उसको क्या बोलूँ मैं, लेकिन एक काइंड ऑफ सर्विस तुम्हारी होती है। वो क्या कर रही होती है कि वो पॉड्स को ना एक्सटर्नल आईपी देती है, यानी कि तुमने क्या किया, इस पॉड को एक एक्सटर्नल आईपी मिल गई,
दैट इज पब्लिक। दैट इज़ पब्लिक। तो यूज़र्स जो हैं वो इसको हिट करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल वो किसी के पास वो पड़ा हुआ है तुम्हारा असाइनमेंट उसका कंपाइल क्लाउड का, यस। दिखाओ मुझे भेजो। और उसमें एक स्क्रीनशॉट होगा सर्विस के नाम से और उसमें एक वो होगा आईपी एड्रेस मेंशन होगा। रऊफ, मैंने अभी अपनी कॉपी देखी है, अपने क्लास फेलो से भी पूछा, हमें तो यही बोला है कि पॉड्स में जो है वो एक कंटेनर होता है। एंड इवन अगर ऐसा हो कि एक से ज़्यादा कंटेनर हो तो फिर जो है वो डिपेंडेंट कंटेनर होता है या फिर वो हेल्पर कंटेनर होता है। लेट्स सपोज कि अगर वो लॉगिन है तो लॉगिन के बाद जो वो चेक इन वाला आता है ना, टू स्टेप वेरिफिकेशन, तो वो दोनों कंटेनर्स एक ही पॉड में होंगे, वो एक काम हाँ करेंगे। वो मतलब टाइटली कपल्ड वर्ड यूज़ किया होगा, राइट। डिपेंडेंट का होता है सर ने, हाँ। डिपेंडेंट का था तो ओके। पॉड्स में मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो है उसने कहा कि वो सिंगल होते हैं, सही है। सिंगुलर कंटेनर। ओके, मसला नहीं है। मैंने भी ये बोला था कि पॉड, चैट जीपीटी ने भी ये बोला था कि एक्चुअली पॉड्स एक में पॉड में एक सिंगल कंटेनर भी हो हाँ सकता हो है सकता और है और मल्टीपल भी हो मल्टीपल भी हो सकते हैं। सकता है, राइट। तो वो पॉड्स जो मैं बता रहा था ना कि पॉड्स डाउन हो रहा है, ओके, यानी कि एक सर्विस के मल्टीपल पॉड्स हो गए। लेट्स से तुम्हारे पास एक सर्विस है सर्च, ओके। ऑर्केस्ट्रेशन की मदद से जब 8 बजे तो उसके मल्टीपल पॉड्स क्रिएट हो गए, ठीक है। अब हर एक पॉड में एक कंटेनर रन हो रहा है, हम मसला नहीं है। अब मल्टीपल पॉड्स हो गए, जब तुम्हारे पास टाइम अप हो गया तो तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा पॉड्स बने हैं वो डिलीट हो गए और रिसोर्सेज डीएलोकेट हो गई। कॉन्सेप्ट स्टिल रिमेन्स, राइट। फर्क क्या पड़ता है कि एक पॉड में एक कंटेनर है, एक पॉड में मल्टीपल कंटेनर्स हैं, ठीक है। बस पॉसिबिलिटी है कि दोनों हो सकते हैं। समझ में आई बात? अच्छा रऊफ भाई ये बताइएगा कि क्या हमें कंटेनर्स कोई ना कोई आईपी कंटेन्स करते हैं या नहीं करते? कंटेनर पॉड के अंदर जो कंटेनर्स होते हैं, राइट, हाँ वो आईपी कंटेन करता है। वो डायनेमिक आईपी करते होती है हैं। और वो अच्छा वर्चुअल आईपी होती है, वो वर्चुअल नेटवर्क की आईपी होती है, पब्लिक आईपी नहीं हाँ होती। सही है। तो अब मेरे पास जैसे यूजर नेम का ही इंटरफेस है, अगर मेरे पास वो मल्टीपल कंटेनर्स पे डिप्लॉय हुआ है तो उसकी मल्टीपल्स आईपी हो गई, तो अगर मुझे उसको हिट करना होगा तो मैं किस आईपी से करूँगा? मुझे थोड़ी ना पता होगा एग्जैक्टली, अगर मल्टी। परफेक्ट, यही यही सवाल का मैं आंसर कर रहा हूँ। तो उसके लिए हम लोग वो सर्विस वाली नहीं बनाते थे क्यूबरनेटीज पे, एक काइंड ऑफ हाँ सर्विस बनाते थे, लोड बैलेंसर, राइट। लोड बैलेंसर क्या कर रहा है हाँ कि सही सही। जितने भी पॉड्स हैं ना ऑफ द सेम सर्विस, ओके, हम्म उनको हम्म एक आईपी दे रहा है, एक्सटर्नल एंड पॉइंट, जो कि यहाँ पे शो हो रहा होता। सही। तो यूजर्स एक्चुअली इसको एक्सेस करते हैं और फिर जो क्यूबरनेटीज है वो रीडायरेक्ट कर देता है बेस्ड ऑन कौन से पॉड पे कितना ट्रैफिक है। तो पॉइंट इज़ सही सही। कि वो जो लोड बैलेंसर है वो सारे पॉड्स को, जो भी जितने भी एक सर्विस के, उनको एक सिंगल एक्सटर्नल एंड पॉइंट दे देता है, आईपी दे देता है। सही है। ये बात समझ में आई है हर किसी को? लोड बैलेंसर एक सर्विस के सारे पॉड्स को एक एक्सटर्नल आईपी दे देता है। यस, ठीक है। लाइबा तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही कब से। क्योंकि मुझे कंफ्यूजन हो रही है। हम्म, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन हो रही है। तो बताओ ना क्या कन्फ्यूजन हो रही है। यार ये वाली बात समझ में नहीं आ रही जब मैं इसमें भी बात बोली। सही है, ओके। तुम ए, थोड़ा सा पीछे चले जाओ। तुम्हें पता है, तुम्हें पता है कि जो जो एक डिप्लॉयमेंट है वो क्या कर रहा होता है, एक फीचर की डिप्लॉयमेंट है, ठीक है। वो क्या कर रही होती है कि 8 बजे और उसने एक ही सर्विस के मल्टीपल पॉड्स बना दिया, सही है। हम्म, अब वो एक पॉड में मल्टीपल कंटेनर्स भी हो सकते हैं और सिंगल कंटेनर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन लेट्स अज्यूम सही अभी है। सिंगल कंटेनर है, सिंगल कंटेनर है, 3 पॉड्स बन गए तुम्हारे, ठीक है, ओके। अब जब भी एक डिस्ट्रॉय होगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देगा, दूसरा बना देगा, ताकि नंबर ऑफ पॉड्स सेम रहे 8 और 12 के बीच में, राइट, ऐसा है हाँ, है और ना, 12 की, हाँ सही है। ओके।
ताकि वो मेंटेन करता रहे, नंबर ऑफ पॉड सेम रहे, डाउन टाइम नहीं है। तो जब ये हो रहा है, जब तुम्हारा पॉड क्रिएशन हो रही है, तो तुम्हें उसको आईपी देना पड़ेगा कोई ना कोई। ओके, सही है। आईपी देना पड़ेगा ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ जो पॉड्स हैं। ठीक है, अब जब आईपी देना पड़ेगा और तुम्हें कंटिन्यूसली हो सकता है कि डिस्ट्रॉय हो, तुम्हें नहीं पता कितने डिस्ट्रॉय हो और कब डिस्ट्रॉय हो, तो तुम उनको स्टैटिक आईपी नहीं दे सकती, डायनेमिक आईपी देना पड़ेगा तुम्हें, है ना। सही, हाँ। ओके, जब तुमने डायनेमिक आईपी दे दिया, इसको भी डायनेमिक आईपी, इसको भी डायनेमिक आईपी और इसको भी डायनेमिक आईपी, और मैंने क्या बोला था कि अगर तुम्हें अपने एप्लीकेशन को दुनिया भर में, तुम चाहते हो कि दुनिया भर से लोग उसको एक्सेस कर पाएँ, तो क्या करना पड़ेगा, उसको पब्लिक आईपी देना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक आईपी, हाँ, राइट। तो इनके पास तो ना ही पब्लिक है और ना ही स्टैटिक आईपी है। हाँ, बस वो तो है। तो ये मोइज़ ने ये सवाल पूछा था कि लोग कम्युनिकेट कैसे करेंगे इस वाले सर्विस से, यानी कि फ़ीचर से, क्योंकि सबके पास तो अपना अलग अलग आईपी है, राइट। हाँ, तो इसका आंसर ये है कि तुम्हारे पास हर फीचर के लिए एक सर्विस बनती है जो कि उनको नेटवर्क प्रोवाइड कर रही होती है, यानी कि उनको आईपी एड्रेस दे रही होती है। अब एक मैंने पिक्चर भेजी है इसकी, हम लोग लोड बैलेंसर सर्विस बनाते हैं। वो क्या करती है, जितने भी पॉड्स हैं मेरे, 3 पॉड्स थे, 3 पॉड्स को ऑफ अ सेम फीचर उसने एक सिंगल आईपी दे दी, और ये आईपी सही, तुम्हारे पास पब्लिक होती है और ये चेंज नहीं होती। तो सही। रिगार्डलेस ऑफ कितने भी पॉड्स अंदर डिस्ट्रॉय हो, क्रिएट हो, अंदर वाले जो पॉड्स हैं उनकी आईपी चेंज हो रही होगी, लेकिन इस सर्विस की आईपी सेम रहेगी। सही है। ठीक है, बात क्लियर है। हाँ, ओके, और तो हम लोग ने किया था, और यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे एक्सटर्नल एंड पॉइंट ये आ रहा है, सही है। सही, सही। ओके, ये अभी तक हो गया तुम्हारा। क्या क्या हुआ है अब मुझे चेक करने दो नोट्स में कि मैंने कुछ मिस तो नहीं किया। ओके, ट्रेडिशनल के एडवांटेजेस हैं, इजी डिप्लॉयमेंट होती है, एक ही एपीआई में परफॉर्मेंस होती है, क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाइड टेस्टिंग। अब तुम्हारे पास सारा कोड सेम ही लैंग्वेज में, तो टेस्टिंग भी सिंप्लीफाइड होती है, इजी डिबगिंग एंड सो ऑन। इसके डिसएडवांटेज मैंने बता दिए थे कि तुम्हारे पास कोड जो है वो हाँ, डिपेंडेंट होता है, तो वो एक्चुअली स्लोअर है सॉर्ट ऑफ, और बाकी जो डिसएडवांटेज मैंने बताए थे। ठीक है, स्केलेबिलिटी नहीं होती और लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन डिप्लॉयमेंट। ठीक है, और ये माइक्रो सर्विसेज थी। माइक्रो सर्विसेज के में ये सब मैं बता चुका हूँ। फास्ट डिप्लॉयमेंट, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है माइक्रो सर्विसेज के, ज़्यादा ज़्यादा। कंपटीशंस नहीं बर्दाश्त कर सकता, हाँ, देन गो वीएम। मतलब कि अगर तुम्हारे पास एक ऐसी सर्विस है जो लाइट वेट नहीं है, राइट, उसके लिए अच्छा, तुम्हें वीएम बनाना पड़ेगा। उसका डिसएडवांटेज ये है कि तुम्हें बहुत ही, इसको कोड करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बिकॉज तुम्हें, वीएम बनाना पड़ेगा। कैसे? मतलब थोड़ा समझा तुम्हारी नहीं। एप्लीकेशन जो है, सर्विस जो है, राइट, हम्म, वो कंटेनर पे रन नहीं हो सकती। अच्छा, तो तुम्हें उसको क्या बनाना पड़ेगा, उसके लिए वीएम बनाना पड़ेगा, उस पर रन करनी पड़ेगी है। सही। ठीक है, जो मेन डिसएडवांटेज है ना माइक्रो सर्विसेज का, वो ये है कि इसको कोड करना कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज तुम्हें सारे के सारे जितने भी फीचर्स हैं उनको आपस में कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट रखना है, और उनको हम्म, इतना स्मॉल रखना है। अगर लेट्स से कि एक सर्विस मेरे पास थोड़ी लार्ज स्केल आ रही है, ज़्यादा कंपटीशन रिक्वायर्ड है, तो उसको तुम्हें ब्रेक ऐसे करना है कि वो इंडिपेंडेंट भी रहें और वो आधी आधी भी हो जाए, ताकि तुम उनको अलग अलग कंटेनर्स पे रन कर सको। सही। सही। ओके, यहाँ पे ये नॉर्मल अप्रोच ऑर्केस्ट्रेशन वाली बात है।
ठीक है। और तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, यूनिक एड्रेस एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर एवरी सर्विस। बेनिफिट ऑफ ऑर्केस्ट्रेशन, लोड डिवाइड हो जाता, ओके ऑब्वियस है। कंपटीशन डिवाइड हो जाती है, हर एक सर्वर डिप्लॉयमेंट नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये है तुम्हारे पास यहाँ पे अलग अलग वो हो रहे थे, राइट? हाँ यहाँ पे कंटेनर्स बनाने पड़ रहे थे। एग्जैक्टली यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो रहा है कि क्रिएटिंग रेप्लिकाज ऑफ इट, यानी कि वो पॉड्स वाली बात है। इफ़ वन डाउन अदर विल वर्क, और ये भी है कि अगर एक डाउन होता है तो वो ऑटोमेटिकली रीइंस्टेट हो जाएगा। स्केलेबिलिटी मेंटेन, वही वाली बातें हैं, मेंटेन हो रही है स्केलेबिलिटी, ठीक है। क्लियर अभी तक? मुझे आई नो मैं थोड़ा अनसीक्वेंस में जा रहा हूँ बिकॉज जो मुझे चीज़ें याद आती जा रही है मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आई एम होपिंग कि मैं उससे पहले मंडे से पहले एक और सेशन रखूँ, आई हैव अ क्लियरर पिक्चर कि किस सीक्वेंस में चलना है। अच्छा तो भाई छोटा सा काम कर सकते हो हम्म, यार, ये जो मोनोलिथिक और माइक्रोलिथिक जो भी था, इनकी जो आर्किटेक्चर डायग्राम्स है ना, अगर आपके पास कहीं बनी हुई है सही से, मतलब प्रॉपर वे में, क्योंकि ये शायद आ भी सकती हैं और इनकी एक्सप्लेनेशन पूछने सही से, है, मैं देख लूँगा वो अच्छे से ग्रुप डायग्राम। पे शेयर कर देना, लेकिन सही से कि आपको लगे कि ये सही बनी है तो। ठीक है। करवा दिया रहो। क्या सही है, कितना करवा दिया? कितना करवा दिया? ऑलमोस्ट हो गया, CI/CD बाकी है। हो गया। ऑर्केस्ट्रेशन हो गया तुम्हारा, पॉड्स हो गए, कंटेनर्स हो गए, डिप्लॉयमेंट हो गई। वो जो वो कहाँ है तुम्हारे पास जो वो थी? ऑफ इसकी आर्किटेक्चर डायग्राम्स। वो ग्रुप पे बने भेजी थी। वर्चुअलाइजेशन, कंटेनर, क्यूबरनेटीज, CI/CD अभी तक पढ़ाया नहीं, मैंने पढ़ाऊँगा। AWS, RDS, अच्छा इसकी चाहिए, ओके आई विल सी। ये किसी के नोट्स में शायद हों, मे बी अदीना के हों, मे बी सना के हों, मैं देखूँगा एंड इफ़ आई फाइंड देम करेक्ट तो मैं शेयर कर दूँगा यहीं पे। तुमने परसिस्टेंट स्टोरेज से पढ़ाया है ना हाँ, अभी? परसिस्टेंट स्टोरेज से पढ़ाया, ये रही पिक्चर। मैंने क्या क्या करवा दिया यहाँ पे? मैंने ऑर्केस्ट्रेशन करवा दिया, माइक्रो सर्विसेज करवा दिया, मोनोलिथिक करवा दिया, ओके। क्यूबरनेटीज डिप्लॉयमेंट, AW, ये सर ने पढ़ाया कब? ये तो एक्चुअली शुरू में हो गया ना, EC2 वगैरह। हाँ ये हाँ शुरू में हो लेकिन गया। हाँ वही वो एक साल बीच में आया भी था वाइवा में, किसी के बाद किसी से पूछा था कि EC2 की ज़रूरत है क्यों पड़ी है, AWS पे क्यों यूज़ कर रहे हैं वगैरह इस तरीके से। हाँ तो EC2 को क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग, हाँ हाँ बताओ। ताकि वो हमें अपनी रिसोर्सेज बढ़ानी है ना, क्या करवानी है? रिसोर्सेज बढ़ानी है ना। हाँ मतलब स्केलेबल है ना, रियल टाइम में हाँ स्केलेबल है। स्केलेबल है। जितनी हम लोग सर्विसेज, जितनी रिसोर्सेज हाँ यूज़ कर रहे हैं उतना ही चार्ज होगा हमें, कभी भी अच्छा डाउन रघु टाइम नहीं आएगा। भाई, सर ने वॉल्यूम के बारे में पढ़ाया था कि वॉल्यूम को हम किस तरीके से यूज करते हैं, मतलब वो परमानेंट स्टोरेज होती है, क्या होती है? परसिस्टेंस वॉल्यूम और परसिस्टेंस क्लेम, है अच्छा, ना? हाँ हाँ ऐसे ही कुछ था, मुझे एग्जैक्टली दोनों नहीं पता। एक परसिस्टेंट वॉल्यूम। हाँ एक बार को पता है सारी चीजें कि कौन कौन सी चीजें करवानी है। या वॉल्यूम के लिए उन्होंने ना एक अलग से मतलब चीजें बताई थी कि वॉल्यूम को लेकर। परसिस्टेंस वॉल्यूम, परसिस्टेंस स्टोरेज को लेके वही कह रहा हूँ ना, पर उसके अलावा वॉल्यूम वही, क्या था? हाँ उसके अलावा कुछ था शायद, वॉल्यूम परसिस्टेंट स्टोरेज वगैरह, मतलब ये क्या तो था पता ही था। मुझे नहीं याद आ रहा, पता नहीं नाइन उन्होंने नोट्स वॉल्यूम का में। मुझे एग्जैक्टली क्या था, हिबा के पास लिखा हुआ शायद। कहाँ है ये तो, टीना कहाँ है? कौन? वो चली गई, वो कह रही है मैं रिकॉर्डिंग देखूंगी। अगर उसको बुलाओ तो चीजें पता बुलाओ तो उसको, बुलाओ वो उसको, सवाल पूछती है। लाइव बुलाओ उसको। बुलाओ परसिस्टेंट वॉल्यूम अभी करवाओगे ना? परसिस्टेंस वॉल्यूम और परसिस्टेंस क्लेम, यस। यस मैं करवाऊंगा, मे बी ब्रेक के बाद, बिकॉज मैं थोड़ा और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं ताकि समझाऊँ भी अच्छी पढ़ तरीके कर से। आओगे? हाँ पढ़ कर आऊँ इन सर शॉर्ट। सादिक पढ़ेंगे, सर सादिक पढ़ेंगे। इसलिए मुझे सर जिशान से बात करनी थी, थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे, लेकिन
तो यूनिवर्सिटी जाओ ना, कब नहीं जाओगे? आ रहे वो, मैं गया हूँ 2 दिन गया हूँ मैं। आए थे कल- कल, एक ही दिन आए हो तुम। मैं फ्राइडे को भी आया था। मिस फाइजा से कैसे बात की है मैंने? अच्छा, तुम सारे को आए थे। हाँ, मैं फॉरेन चले गया था बिकॉज काम था मुझे। नहीं कैसे सारे ये Kubernetes डिप्लॉयमेंट वगैरह तो ये कमांड्स है ना सर। हाँ, ये कमांड्स हैं। मैं एक सेशन रखूँगा सिर्फ कमांड्स रखने का, एंड देन उनको एक्सप्लेन करने का। पोपो अपने सर को समझाओ यार, क्या? इनको चीजें नहीं पता, इनको चीजें ये बताओ लोग कह कौन रहे कौन हैं सी कि पढ़ाना है। तुम्हें पता है कि तुम्हें सब पता है कि सर ज़ीशान ने क्या पढ़ाया है और क्या पढ़ाया है। तुम उनकी बातें गौर से सुनती थी ना, मसला ये। आई सी तो है, आई रियली डू। तो बताओ यार क्या। टीचर के सारे रिकॉर्ड हो रहा है, शर्म कर लो। तो बताओ क्या 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 पढ़ाया क्या है। बताऊं? क्या क्या मिनट के बाद उसमें से जो जो उसमें ये ये पूरी जो वो है कोर्स आउटलाइन, इसमें सब तो पढ़ाया है हमने। इसमें जेनकिन वगैरह का जिक्र नहीं है, जो ये आउटलाइन है। CICD बाकी है। CICD बाकी है जो कि मैं मुझे खुद पढ़ना है, एंड देन मैं पढ़ाऊँगा भी। CIDCD was the last topic. CIDCD नहीं, CICD। CICD और एक और बात कि मोइज़ कुछ वॉल्यूम वगैरह कह रहा था। मोइज़ बताओ। भाई सर ने पता नहीं वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ पढ़ाया था हाँ स्पेसिफिकली। पढ़ाया था 15-20 मिनट से भी ज्यादा उन्होंने टाइम लिया था और उन्होंने बताया था इसके बारे में। वो वो क्या डिप्लॉयमेंट थी ना रहो, उसमें जब हम कुबरनेटिस की डिप्लॉयमेंट कर रहे थे, हाँ, उसमें सर ने जब पर्सिस्टेंट स्टोरेज और पर्सिस्टेंट वॉल्यूम को सर ने बस बताया था, यार देखो उसको मैं एक्सप्लेन बताता किया था। हूँ, मेरे पास कुछ लिखा हुआ है पता है। मेरे पास भी लिखा हुआ है, सर ने बोला हुआ है कि लेट सपोज वी हैव टू एक्वायर। कंटेनर्स को क्लाउड पर लेंगे और गिट पर पुश कर देंगे। ऑप्शन 2 वॉल्यूम इज अ सॉल्यूशन। वॉल्यूम पर किसी का सॉल्यूशन था, एक मिनट याद आया यार देखो, हमारे पास ना दो तरीके थे स्टोरेज को वो करने के, या तो हम क्लाउड सर्विसेज यूज करते या हम पर्सिस्टेंट वॉल्यूम वो करते। कंटेनर परमानेंट नहीं होते, स्टोरेज परसिस्टेंट नहीं है और कंटेनर टेम्परेरी होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है कि हम वॉल्यूम, इसका सॉल्यूशन है इसमें दो ऑप्शन होते हैं, कंटेनर को क्लाउड पर ले जाएं और दूसरा होता है कि लोकल होस्ट कंटेनर पर वॉल्यूम कर दें। ओके, यानी परसिस्टेंट स्टोरेज ना। ओके, हाँ वही बात है। हाँ वही वाली बात है। बस वही बात एक है। एक मैंने चीज़ नहीं समझा बिकॉज आई डिडंट नो दिस वाज एन ऑप्शन। मैंने यार क्या परसिस्टेंट यार, स्टोरेज वाली बात तो बता दी मैंने, ठीक है। हाँ। दूसरी जो बात है वो ये है, क्या कह रहे हो? तुम्हारी आवाज़ बड़ी दूर से आ रही है। सॉरी बोलो, किस बात का? भूल गए ना। तो तुम्हें पढ़ा रहा था मैं, जिनको पढ़ा रहा हूँ उनको सॉरी बोलूँगा। सॉरी शायद सो रहा हूँ। देखो, नहीं बोला किसी ने कि सॉरी तो बोलो। बोलो ना सॉरी बोलो भाई, किनको बोलो ना बोलूँ मैं? यार, जो मोहित बोलो ना सॉरी पहले बोलो। ये लोग बोलेंगे जिनको पढ़ा रहा हूँ मैं, अगर वो बोले, मोइज़ भी बोलेगा तब भी बोल दूंगा मैं। मोहित क्या के सॉरी नहीं बोलो? सर, यार अपने टीचर से नहीं सॉरी है भाई, तो भाई चुप करो, माइक बंद करो क्यों अपना। बोलेगा भाई वो? हाँ देख रहे हो ऐसे अच्छा, मैं चलन भूल गया सॉरी था। बुलवा रहे हैं रोब से। मैं भूल वे गया भाई था, बड़ी मैं हिम्मत भूल है। गया था, सारी लड़कियां पढ़ रही हैं, मैं भूल गया था मेरे पास। देखो यार सॉरी। मोइज़, देखो मोइज़, तुम्हारा साथ नहीं दिया तो तुम्हें क्या बना दिया? कोई बात नहीं ऐसा, वो रऊ भाई ऐसे ही होते हैं, पीछे से छुरा खोपने वाले। इनसे घूमो जो मजा है। अच्छा, ना ओके, चलो। अब वो जो फाइनल चीज़ है ना वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एंड देन वी आर टेकिंग अ ब्रेक। पढ़ाया कब है जो ब्रेक ले रहे हो? एक्सक्यूज मी। तुम सो रहे थे सुबह से। आप लेट आए हो असद भाई, वरना 8:30 पढ़ा रहे हैं रऊ। देखो सो रहा था इस वक्त, तब मैं इसको ब्लैक हैंड्स भेज रही थी। हाँ, वो जो कंटेनर में हमारे पास जो टेम्परेरी स्टोरेज होती है ना, उसके दो सोल्यूशन बताए थे। एक परसिस्टेंट स्टोरेज तो बता दिया, राइट। दूसरा सोल्यूशन ये है यूजिंग गिट। ओके, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास कंटेनर जो है वो क्लाउड में है। ओके, कंटेनर क्लाउड में, एंड द वे यू अपडेट द चेंजेस इज बाय पुशिंग योर कोड टू द क्लाउड। देखो यहाँ अच्छा, पे एक पर्सिस्टेंट वॉल्यूम जो है, हम या ऐसे तीन नहीं हो गए हमारे पास तरीके। कैसे? एक हम लोकल माउंट कर रहे हैं, हाँ, दूसरा? ठीक है।
एक क्लाउड पे हो रहा है हाँ, तीसरा। और अच्छा नहीं हम पर्सन वॉल्यूम कोई बना रहे हैं ना। ओके ओके सही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारे पास ये लोकल पीसी है, ये फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। इसको तुमने कनेक्ट किया आईडीई से, विजुअल स्टूडियो कोड, ओके। अब तुमने जब भी कोई चेंजेस की, तुमने क्या कर दिया, इसको गिट पर अपलोड कर दिया, गेट पुश कर दिया। ओके। एंड देन तुम्हारे पास जो क्लाउड में कंटेनर है, वो क्या कर रहा होगा, गिट से पुल कर रहा होगा। तो ऐसे तुम्हारे पास वो रियल टाइम में अपडेशन हो रही है, एंड कोड सेव भी हो रहा है बिकॉज इट्स स्टोर्ड इन गिट। गिट क्लाउड है नहीं ना? गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। हाँ वर्जन कंट्रोल सिस्टम है ना Git। हाँ, तो मुझे ये गिट बताओ कि क्लाउड का क्या ताल्लुक है? क्लाउड का गिट इटसेल्फ एक क्लाउड है ना। नहीं है ना क्लाउड नहीं, Git गिट itself। क्लाउड नहीं है। फिर क्या है गिट? गिट तुम्हारे पास Git पे वर्जन, तुम वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। तुम्हारे पास डिफरेंट वर्जन ऑफ एन एप्लीकेशन, तुम अपना कोड जो है वहाँ पे डाल रहे हो, सो यू कैन रिवर्ट बैक इफ एनी एरर्स अकर। इन शॉर्ट, वहाँ पे मल्टीपल डेवलपर्स भी कोलैबोरेट कर सकते हैं बाय पुशिंग योर कोड टू द सेम कोड बेस। हाँ ये तो पता है। तो फिर क्लाउड फिर कैसे हुआ? तो क्लाउड की फिर सर्विस अलग हुई ऐसे तो। Git अगर पे मैं कोड होता है AWS वो को अपलोड क्लाउड करूँ, अगर मैं अपने कंटेनर को स्टोरेज के लिए AWS की कोई सर्विस यूज कर लूँ तो फिर ये अलग मेथड हो गया, एक गिट अलग हो गया। फिर से नहीं लास्ट वाली बात बोलो। मैं ये कह रही हूँ कि if I am deploying using an AWS service that is giving me storage हम्म और मैं उस कंटेनर को AWS से कनेक्ट कर रही हूँ, हम्म तो it's one of the method मेथड फॉर apart व्हाट? from Git, अच्छा, a method to provide storage using AWS, हाँ हाँ, एक्चुअली हाँ, है ना। सही कह रही हो। ऐसे तो फिर दो तो नहीं हुए ना। अगर if I'm using GitHub as a platform for my storage, ठीक है, it's one of the way, it can be one of the approach। सही कह रही हो, ये मैं GitHub एक्सप्लेन में करूँगा Git ब्रेक है। के बाद। लाइवा एक Git काम है करो, जो भी है, Git है is not this way। लाइवा इसका स्क्रीनशॉट चैट जीपीटी को दो, इसका इसका। इस नोट्स का खो क्या मुझे persistent storage बता दो। क्या बताऊँ? कुबरनेटीज में। लाइवा, अरे हिबा बताओ परसिस्टेंट स्टोरेज। मेरा बताओ persistent। मैं इसको क्या बताऊं पर्सनल स्टोरेज में। अगर प्रॉब्लम हमें एंड देन सॉल्यूशन। एक सिनेरियो है, ठीक है, अगर हमारे पास 100 GB है, if we have to acquire 100 GB from एक मिनट मुझे पढ़ने दो। 100 GB ये अब्दुल रऊफ सिद्दीकी, ये हमें नोट्स मिल सकते हैं? नहीं, मना किया आपको? मैं भेज दूंगा यार, पीडीएफ में नहीं है, कोई पीडीएफ में नहीं है, अलग अलग तुम्हें पिक्चर्स हैं। आप क्या इसको चाहिए? PDF में करके भेज दीजिएगा। मैं असद पीडीएफ में नहीं कर रहा, मैं किसी को भेज दूंगा, वो पीडीएफ में करके भेज देगा। असद भाई को दे दो, असद भाई करके दे देगा। हाँ, आईफोन है ना उसके वो पास, किसी और को दे देगा, देख लेना, वो किसी और को दे देगा क्योंकि इसको करना आता ही नहीं होगा। या आईफोन छत के नीचे दे देना अपना। असद भाई, एक मिस ने वेबसाइट बताई थी ऑनलाइन, आप उस पे जाके पिक्चर्स अपलोड कर रहे हो, आपको पीडीएफ हाँ मिलेगा। वही ना इसको दे देना। हाँ, देखा कैसा चोर आदमी हूँ, मुझे यही देखना था, मुझे यही देखना बात सुनो भाई, क्या बोलना है क्या बोलना है। इसको क्या बोलना है, उसको बोला एक्सप्लेन करो। तो मैं एक्सप्लेन कर देते कोई persistent क्या storage। बोलना था असद? क्या था? persistent storage। persistent storage हमारी होती है, हम लोग जो है ना कंटेनर्स की स्टोरेज यूज नहीं करते, क्योंकि अगर हमारा कंटेनर रीस्टार्ट हो जाता है तो वो जो भी हम उस पर काम कर चुके होते हैं अपने कंटेनर, वो सब फ्लश आउट हो जाता है, इरेज हो जाता है वो सब, ठीक है। उसके लिए वी यूज परसिस्टेंट स्टोरेज। परसिस्टेंट का मतलब परमानेंट भी कह सकते हैं, परमानेंट स्टोरेज हम असाइन कर रहे होते हैं टू द कंटेनर। अब उसको करने के लिए जो माउंटिंग वाली सिचुएशन में हम फंस गए कि हम उसको अपने लोकल पीसी पे माउंट कर रहे हैं, या हम कोई क्लाउड की सर्विस यूज कर रहे हैं, या हम गिट पे अपलोड कर रहे हैं, ताकि हमारे कंटेनर को कहीं ना कहीं से किसी भी प्लेटफॉर्म से स्टोरेज मिल जाए।
ठीक है, तो दिस इज हमारी persistent स्टोरेज। Kubernetes में हम लोग रोज में पढ़ा है क्या सुनो वॉल्यूम क्लेम वाला। बताओ बताओ, मुझे मेरे भी persistent कॉन्सेप्ट क्लियर वॉल्यूम होंगे। Kubernetes में हम लोग जो है सबसे पहले अब हमारे पॉड्स को अपने अगर स्टोरेज प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए हम सबसे पहले बनाते हैं अपना persistent वॉल्यूम, जिसके हाँ अंदर वॉल्यूम के अंदर फॉर एग्जांपल हमने बना दिया एक वॉल्यूम बनाया हमने, ये YAML की फाइल होती है, persistent वॉल्यूम इज वन ऑफ द YAML फाइल। उसके अंदर हम असाइन करते हैं कि फॉर एग्जांपल 10 GB मैंने एक persistent वॉल्यूम का क्लेम बना एक persistent वॉल्यूम बना दी, इसके अंदर मैंने 10 GB अलॉट किए। अब मेरा वॉल्यूम बन गया, अब उसके अंदर मुझे क्लेम करवाना है। मेरे पास 3 पॉड्स है, ठीक है। पॉड नंबर 1 को मैंने उसमें से 5 GB दे दिया और पॉड नंबर 2 को मैंने 3 GB दे दिया और पॉड नंबर 3 को मैंने 2 GB दे दिया उस एक वॉल्यूम से। तो बेसिकली वी हैव persistent वॉल्यूम और उस वॉल्यूम में स्टोरेज को पॉड्स तक पहुंचाने के लिए हम एक और YAML की फाइल बनाते हैं जिसका नाम होता है persistent वॉल्यूम क्लेम। यार ये और वो अच्छा हम लगा सुन के, लेकिन बट हाँ मुझे समझ आया था कि नहीं, मैं सही ब्रो तो कह रही समझाओ है वो, यार, सही तो समझाया अजीब उसने। इतना आसान सी बात में समझाया समझ है। नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, देखो समझ नहीं आ रहा। देखो देखो, तुम्हारे पास पॉड्स है ना, ओके, मुझे persistent स्टोरेज से ही समझ नहीं आया। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आई? अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इस बेचारी ने इतनी मेहनत करी। नहीं वो सही है वो, लेकिन नहीं आया तो मैं क्या करूँ यार। सही अबे तो है। बोलो तो उसको बीच में। स्लो प्रॉब है यार बोलो, सच भाई तुम। सही एक मिनट एक मिनट। बुनियादी समझ नहीं आई, मैं बोली जा रही हूँ। हाँ वो आ गई वॉल्यूम पे, तभी मुझे बोलना पड़ा। अब सुनो, ये persistent स्टोरेज जो होती है वो परमानेंट स्टोरेज होती है, ठीक है। हमारे कंटेनर जो हैं वो परमानेंट स्टोरेज नहीं होते क्योंकि वो डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं persistent स्टोरेज। persistent स्टोरेज में हम 2-3 तरीके होते हैं, एक क्लाउड पे कर देते हैं, एक जो है हम जो है वो और क्या करते हैं, लोकल लोकल पीसी पे माउंट करते, लोकल पीसी पे माउंट करते हैं, और दूसरा गिटहब वगैरह, राइट। गिटहब, फिर हब पे आ गया है। गिटहब ही है, गिट नहीं है। वो हाँ, देखो हाँ गिट अलग है, गिटहब अभी अलग के है। लिए दो ही हैं, ठीक है, एक क्लाउड और एक लोकल। और एक लोकल, हाँ सही है, ठीक है ठीक है। आगे अब वॉल्यूम का बताओ, ये यहीं तक है ना persistent स्टोरेज का की कहानी। नहीं, ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दिया ना तुमने। पर अच्छा, ओके, माउंट का मतलब क्या है ये बता। माउंट का मतलब होता है कि एक डायरेक्टरी के अंदर हमने माउंट एलैबोरेट। मतलब जो डिफरेंट कंटेनर्स हैं उसको हमने एक डायरेक्टरी के अंदर अपने लोकल अपने पीसी पे माउंट कर माउंट करने का मतलब क्या है? कॉपीज बना। नहीं, है। माउंट का तो भाई ऐसे करो, क्या? ये अच्छा, वो रिकॉर्ड हो रहा फेस है, पाम, हाँ हो रहा है। इसको नहीं करो रिकॉर्ड। क्यों? अच्छा है ना, किसी और के भी ऐसे स्टूपिड से सवाल होंगे तो। अबे ओ भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया भाई। अच्छा, देखो, तुम्हारे पास ये कंटेनर है, ठीक है, ओके, तुम्हारे पास ये लोकल पीसी में एग्जिस्ट कर रहा है, ये रहा लोकल पीसी तुम्हारा। तुम्हारे पास लोकल पीसी में ये एक फ़ोल्डर है, तुमने क्या किया, इस फोल्डर को माउंट कर दिया विद दिस कंटेनर का भी एक फ़ोल्डर। तो तुम जो इस फोल्डर में चेंजेस करोगे वो वहीं पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जो यहाँ पे चेंजेस होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या होंगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। वही फाइल जो है हमारे पास, हम वही फोल्डर हमारे पास भी है और वही कंटेनर के अंदर है। जो कंटेनर में चेंज करूंगा वो हमारे पास भी चेंज हाँ, होगा, या जो हमारे पास चेंज करूंगा तो एग्जैक्टली, कंटेनर में भी चेंज होगा। सही है, ये है माउंट। ये है अच्छा, माउंट। ओके, तो इससे ये सॉल्व पर हो रहा है भाई ना बस। persistent स्टोरेज की मेरे पास एग्जांपल है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा बाद में, सही है। अच्छा ओके। जिंदगी भर याद रहेगी। अभी बता दो। नहीं बता सकता ना, मसला है। हाँ, तो ऐसी एग्जांपल याद नहीं करते ना। नहीं तुम्हें भी मैं साथ बताऊंगा, तुम आ जाना, रहो मुझे भाई, पता मसला है। अब मुझे मुझे पागल हो बहुत गया हंसी मैं। आ रही है, बहुत हंसी आ रही है। अब
अब्दुल रऊफ, ये वाली बात तो समझ में आ गई, गिट वाली बात कहाँ से निकली थी, इसका देखो कंक्लूजन क्या हुआ फिर? कंक्लूजन में वो गिट वाली जो बात है ना वो मैं पढ़ के आऊँगा, ओके, बिकॉज जो सेकंड वाला अबरे सोल्यूशन है, छुट्टी पड़ गई ओए ओए, हाँ हाँ छुट्टी ब्रेक पड़ किया, गई ओए ओए, बस मुझे ये मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कहा करना ओए था असद का, वो ऐसा परसिस्टेंस था। वॉल्यूम वाला, ठीक है। ओके, तुम्हारे लोकल पीसी वाले तो समझ में आ गया ना, ठीक है। यस। अगर हमें पॉड्स को, अब पॉड्स भी तो रिक्रिएट हो रहे हैं ना, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं देन रिक्रिएट हो रहे हैं देन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो वहाँ पे सही भी है, मसला है स्टोरेज का। सही है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको उसको उनको हमें परसिस्टेंस स्टोरेज देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परसिस्टेंस वॉल्यूम क्रिएट करते हैं क्यूबरनेटीज़ पे, ओके। वो क्या करता है, परसिस्टेंस वॉल्यूम तुम्हारी हार्ड ड्राइव से एक स्पेसिफिक हिस्सा ले लेता है एंड कहता है ये मेरे पास पॉड्स के लिए रिजर्व्ड है। कौन से पॉड्स के लिए ये नहीं बताया हुआ, बस रिजर्व्ड है, ठीक है। अच्छा, परसिस्टेंस क्लेम क्या करता है, परसिस्टेंस वॉल्यूम क्लेम वो इस पूल में से जो कि तुमने डिफाइन किया हुआ है, रिजर्व किया हुआ है, छोटा सा हिस्सा ले लेता है। लेट्स से टोटल तुमने 5 GB रिजर्व किया हुआ था, तुमने कह दिया 2 GB मेरे ये वाली सर्विस के लिए, यानी ये वाले पॉड्स के लिए, 3 GB मेरे ये वाले पॉड्स के लिए, अच्छा। सही। मेमोरी एलोकेट कर देता है। मेमोरी एलोकेट, मेमोरी नहीं स्टोरेज, मेमोरी रैम है, स्टोरेज जो है लॉन्ग टर्म अच्छा, स्टोरेज एलोकेट कर देता है कि ये पर्टिकुलर कंटेनर का, ये पर्टिकुलर कंटेनर। है। यस। अच्छा, अब समझ आ गया लेन मुझे। हम्म। कंटेनर देखो, परसिस्टेंट स्टोरेज की जहाँ बात हो रही है ना, वहाँ बात हो रही है कि आपके पास कंटेनर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। कंटेनर के अंदर कोड भी होता है, सही है। सही है। मतलब आपके जो कोड होते हैं वो HTML की आपको, फाइल्स एंड सो ऑन, राइट। हाँ, ये सारी फाइल्स वगैरह होती हैं। अच्छा, गिट का क्या काम होता है? गिट होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, सही है। गिट के अंदर आप क्या करते हो, जैसे आपने कोई अभी एप्लीकेशन बनाई, लेट्स सपोज आपने कोई उबर की एप्लीकेशन बनाई जिसमें आपके पास सिर्फ रिक्शा और आपके पास बाइक की सर्विसेज थी, हम्म। ठीक है। आपने वो पूरा कोड, आपका उबर एक्टिव हो चुका है, दुनिया को दिख रहा है, ठीक है। आपने क्या किया कि आपने जो है वो कोड जो है वो गिट पे डाल दिया। जब आपने गिट पे डाला तो आपका कोड सेव हो गया, वर्जन 1 के नाम से आपने वो कोड सेव कर लिया कि अब हमारा ये कोड एक्टिव हो चुका है और ये हमारी पूरी दुनिया यूज कर रही है। अब मैं आया सीईओ और मैंने कहा भाई इसके अंदर जो है वो आप जो है वो ट्रक की सर्विसेज भी डाल, हम्म। तो जो है अब कोडर्स जो है वो ट्रक की सर्विसेज पे काम करेंगे। उबर अभी एक्टिव है, ठीक है। अब ट्रक की सर्विसेज पे काम करेंगे तो अब वर्जन 2 बनाएंगे जिसमें वो ट्रक की सर्विसेज का पूरा कोड लिखेंगे और मर्ज कर देंगे गिट के अंदर, जो हमारी पुराना कोड था उसके अंदर सही वो है। सारी सर्विसेज मर्ज हो गई। उसको फिर हम एक्टिव करने के लिए क्या करेंगे, क्लाउड पे दोबारा पुश कर देंगे, गिट से, गिट की मदद से क्लाउड पे दोबारा पुश करेंगे और जो उबर पे जो सर्विसेज एक्टिव होंगी वो ट्रक, बाइक और वो सब की, तो ये गिट का काम है। अब वो वर्जन 2 के नाम से सेव हो चुका है हाँ, गिट के अंदर। ये हो सकता है, लेकिन हाँ, मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आ रही कि जो तुम्हारे कंटेनर में चेंजेस होंगी इन रियल टाइम वो थोड़ी गिट पाएंगे। तो हम पुश करेंगे ना। सिंपल ये होता है ना कि आपके जो मास्टर वर्जन होता है उसमें चेंजेस ना करी जाएं तो आप उसके की जाए। डुप्लीकेट्स बनाते हो, रेप्लिकास की जाएं तो आप उसके रेप्लिकास बनाते हो ताकि आप उसमें चेंजेस कर लो गिट को और डिस्क्राइब आपका जो करो ना, और अभी रेप्लिकास का वर्ड यूज़ नहीं करो बिकॉज वो पॉड से रिलेटेड और सब कॉन्सेप्ट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ओएस जुम तो हाँ वो सही कह रहे हो असद, लेकिन अब एक और भी तो तरीका हो सकता। नहीं क्या एक्चुअली एक और तरीका? तरीका नहीं है, सही है, सही है, सही बताया। गिट इस वजह से मैंने कहा क्योंकि वो एक पूरी कंपनी को मैं लेके चल रहा हूँ हाँ मैं ऐसे। डेटाबेस सोचा था, लेकिन डेटाबेस पे तुम्हारा वो स्टोर नहीं होगा, क्या यार नाम है, मैंने गिट वाला सुना नहीं है सबका। असद दोबारा बोलो। बदला ले लिया ना तुमने, ले लिया ना बदला। भाई देखो, नहीं होता बदला ये है, नहीं, मैं लॉस्ट हो गई थी, सॉरी। अच्छा देखो होता ये है कि अब परसिस्टेंट स्टोरेज की तुम बात कर रही हो। परसिस्टेंट स्टोरेज होता है कि आपका परमानेंट स्टोरेज। अब एक कंपनी है हमारी, उबर की कंपनी है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने जो है उबर को लॉन्च करना है जिसमें हमने सबसे पहले बाइक और कार की फैसिलिटी डाली है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि मैंने कोडर से अपना कोड लिखा बाइक और कार का और उसको गिट पे पुश कर दिया वर्जन 1 के नाम से। ये वर्जन 1 है हमारा और उबर 1.0 करके कुछ जो है वो लॉन्च कर दिया हमने और हमारा जो है वो पूरी दुनिया यूज़ करने लग गई उबर ऐप, ठीक है। उसके अंदर सही है। बाइक और गाड़ी की जो है वो सहूलत है। उसके बाद मैंने कहा यार बाइक और गाड़ी कम है, अब रिक्शे का भी सर्विस डाल दो इसके अंदर, तो लोग भी ज़्यादा फैसिलिटी हो जाएंगे।
तो उबर अभी एक्टिव है और गिट पे हमारा जो कोड पुश हुआ हुआ है वो वर्जन 1 के नाम से पुश हुआ हुआ है। अब कोडर्स क्या करेंगे, रिक्शे की एक अलग एप्लीकेशन का कोड लिखेंगे, मतलब रिक्शे की फैसिलिटी का अलग कोड लिखेंगे। अब जब रिक्शे की फैसिलिटी जब अच्छे तरीके से कोड चल रहा हो और सारा काम अच्छे से हो रहा होता है, फिर वो गिट पे पुश कर देंगे वर्जन 2 के नाम से कोड, जिसमें वो बाइक, गाड़ी और रिक्शे की फैसिलिटी सारी मर्ज हुई हुई होगी और वो फिर ऊपर में हमारे पास शो हो होती है। तो जब देखो काम तो चल रहा है ना कोड पे, वो एक्टिव नहीं हुआ हुआ, लेकिन मर्ज जब हो जाएगा ना गिट पे, और उस गिट से जब हम क्लाउड मतलब कंटेनर्स को पुश करेंगे, तो जाके वो हमारी जो है वो उबर की फैसिलिटी पब्लिक को दिख रही होगी कि यार ये भी फैसिलिटी आ गई है उबर के अंदर। ओह ओके। हाँ, तो अब जो कोड सेव हुआ हुआ है वो वर्जन 2 के नाम से सेव हुआ हुआ है। तो गिट पे पुश करने का फायदा ये भी होता है कि अगर जैसे कि मैंने कहा यार मुझे रिक्शा वाले ना समझ नहीं आ रही तुम लोगों ने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, इसको हटाओ, ये फैसिलिटी हटाओ, बाद में हम देखेंगे इस पे काम करेंगे। तो तुम कोड को रिवर्स भी कर सकते हो, बोल दो कि यार अब वर्जन 1 ही हम चला रहे हैं, गेस्ट तो पेपर आ गया। कोई कमांड होती है गिट पे, तो वर्जन 1 आपके पास दोबारा रिट्रीव होकर आ जाता है कि ये वर्जन 1 था आपका, ये कोड। गेस्ट पेपर आ गया। सही है। ये 3 पेजेस के गेस्ट पेपर। तो इतना सा है बस, ये हमने पढ़ा नहीं है शायद। यही आएगा। इन 3 एड्रेस कोड, क्वाड्रपल्स, ट्रिपल्स, इनडायरेक्ट ट्रिपल्स, क्या क्या है ये? अच्छा, ये शायद नहीं आखिरी पढ़ा। वाली स्लाइड है जो कि मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। LL1 एग्जांपल्स नीचे, अच्छा, बात समझ आ गई। ये यस। चलो ओके, अब ब्रेक। मैं बता दूंगा नेक्स्ट टाइम कब आना है। नेक्स्ट टाइम मतलब आज ही, लेकिन नेक्स्ट टाइम कब। अंदाजन कितने बजे रहो भाई? क्या टाइम हो रहा है? 11 3। ऑलमोस्ट। पढ़ाओगे क्या? इस CI/CD, ओके, हम होपिंग CI/CD और क्यूबरनेटिस का एक और चीज़ है कि आर्किटेक्चर थोड़ा बहुत, वो भी ठीक है। यार आर्किटेक्चर क्या है? बाकी रहो भाई यार।